अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। तो आज के दिन हम चैप्टर नंबर 6 लूपिंग स्ट्रक्चर, इसको हम प्रैक्टिकल यानी कि इसके जो प्रोग्राम्स हैं इनको हम प्रैक्टिकल के हवाले से रेडी करेंगे। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। ये जो थ्योरी है, अगर इसमें किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो वो लाजमी पूछिएगा। इस पर वीडियो लेक्चर्स बने हुए हैं। तो आज हम लूपिंग स्ट्रक्चर्स यानी कि चैप्टर नंबर 6 के प्रोग्राम्स देखेंगे। इनको टर्बो सी प्लस प्लस पे करेंगे, प्रैक्टिस देखेंगे। ये सारे प्रोग्राम के पीछे क्या कंसेप्ट होता है यानी कि प्रोग्रामिंग लूप के हवाला से सीखेंगे। तो चलिए आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए जी, सबसे पहले हमारे पास आएगा इसमें वाइल लूप। ठीक है, तो ये चीज़ें समझने से पहले ना मैं समझाना चाहता हूँ कि प्रोग्राम्स लिखते कैसे हैं। ठीक है, तो देखें, आप जिस भी लैंग्वेज की बात करें, ठीक है, आप किसी भी लैंग्वेज की बात करें उसमें एक मेन फंक्शन तो लाजमी होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मेन फंक्शन। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मेन फंक्शन। जल्दी जल्दी लिखते हैं ताकि हमारी वीडियो शॉर्ट से शॉर्ट बन सके। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया मेन फंक्शन। ठीक है, ये हमारे पास मेन फंक्शन आ गया। अब मेन फंक्शन ये की एक बॉडी भी होती है। ये हमारे पास करली ब्रेसेस में मेन फंक्शन की बॉडी आ जाया करेगी। इसमें हम स्टेटमेंट्स लिखा करेंगे और जो भी मेन फंक्शन की बॉडी में यानी कि करली ब्रेसेस में जो भी हम चीज़ लिखेंगे उसे आप लोगों ने सेमी कॉलन पे ख़त्म करना है। किस पे? सेमी कॉलन पे। तो ये जो भी इंस्ट्रक्शंस लिखी जा रही हैं तो ये सेमी कॉलन पे इस तरह ख़त्म की जाएंगी। ठीक हो गया। इसी तरह जितनी मर्जी इसमें स्टेटमेंट्स लिखें। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें, अब ये जो स्टेटमेंट है ना, ये इंस्ट्रक्शंस लिखना, इसको ही हम प्रोग्राम कहते हैं। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट्स में चार चीज़ें हुआ करेंगी। कितनी? चार चीज़ें हुआ करेंगी। पहली एक हमारे पास आ जाएगी, करेगी इनपुट, यानी कि हम इनपुट दिया करेंगे। फिर हमारे पास आ जाएगी प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग का बताया करेंगे इसे। ठीक है, कि प्रोसेसिंग कैसे करनी है। और एट द एंड हमारे पास आ जाया करेगी आउटपुट। ठीक है, एट द एंड हमारे पास आ जाएगी आउटपुट। अब क्या चीज़ हमने इनपुट देनी है, किन चीज़ों पे प्रोसेसिंग होनी है और किन चीज़ों की वैल्यू या किन चीज़ों की हमें आउटपुट नज़र आनी है। ठीक है, तो वो वेरिएबल्स हुआ करेंगे। वेरिएबल होंगे जिनमें हम इनपुट करवाएंगे, वेरिएबल्स होंगे जिन पे प्रोसेसिंग होगी, वेरिएबल्स होंगे जिनकी वैल्यू आउटपुट में नज़र आएगी। ठीक है, तो पहले उन वेरिएबल्स के बारे में बताया जाएगा कि वो वेरिएबल किस टाइप के हैं और उसमें किस किस्म का डाटा आएगा। तो वेरिएबल का नाम और उसकी डाटा टाइप यानी कि किस किस्म का डाटा आएगा, क्या ऑपरेशन उस पर परफॉर्म होंगे, ये सारा डाटा टाइप के बारे में हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 4 में। ठीक है, वेरिएबल का नाम और डाटा टाइप पहले हम बताएंगे, ये 3 स्टेप करने से पहले। तो उस स्टेप को कहते हैं डेक्लेरेशन। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? डेक्लेरेशन। तो ये हमारे पास इस प्रोग्राम में यानी कि कोई भी प्रोग्राम हो उसमें ये चार चीज़ें लाजमी होती है। इनपुट, उस पर प्रोसेसिंग करना, आउटपुट करना, और जो चीज़ें इन 3 स्टेप में यूज़ हो रही हैं उनको पहले डिक्लेयर करना। ठीक हो गया। अब इनपुट के लिए और आउटपुट के लिए हम कुछ फंक्शंस यूज़ किया करेंगे। इनपुट के लिए और आउटपुट के लिए हम कुछ फंक्शंस यूज़ किया करेंगे। अब वो फंक्शन क्या है कंपाइलर को नहीं पता, तो जो फंक्शन मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा प्री डिफाइंड फंक्शन, जो कि सी लैंग्वेज में, जो कि सी प्लस प्लस लैंग्वेज में पहले से मौजूद है, उन फंक्शंस को अगर मैं यूज़ करना चाहता हूँ तो उसके लिए पहले मुझे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जो है वो देने पड़ेंगे। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव यहाँ यूज़ करने पड़ेंगे। वो क्या होते हैं बताता हूँ। फ़र्ज़ किया है कि मैं, देखें, नेक्स्ट चलते हैं थोड़ा सा। इनपुट के लिए सी इन फंक्शन का यूज़ किया जाएगा। ठीक है, सी इन। और सी इन कैसे होता है? सी इन के आगे ये वाला ऑपरेटर लगा दे और यहाँ पे वेरिएबल लिख दिया करे, तो इस वेरिएबल में इनपुट करने के लिए ये सी इन यूज़ हो जाया करेगा। बस एक ही तरीका है सी इन को यूज़ करने का। ठीक है, आउटपुट के लिए हम सी आउट का फंक्शन यूज़ करेंगे। ठीक है, हम सी आउट का फंक्शन यूज़ किया करेंगे। सी आउट का फंक्शन 3 कामों के लिए यूज़ होता है। पहला काम तो ये है कि अगर हम इस तरह यहाँ कोई वेरिएबल लिख दे, मैं वेरिएबल को VAR से डिनोट करूँगा। ठीक है, अगर मैं कोई यहाँ पे वेरिएबल लिख देता हूँ VAR। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कोई वेरिएबल लिख दूंगा तो उस वेरिएबल की वैल्यू टू द पॉइंट स्क्रीन पे शो हो जाएगी। ठीक है, इसी सी आउट को इस्तेमाल करने का दूसरा तरीका ये है कि आप डबल कोटेशन में कोई मैसेज लिख दिया करें। ठीक है, डबल कोटेशन में कोई मैसेज लिख दिया करेंगे, वो मैसेज टू द पॉइंट स्क्रीन पे शो हो जाया करेगा। इसका तीसरा तरीका ये है इसको यूज़ करने का कि अगर आप
सी आउट लिखें और फिर यहाँ पे कोई मैसेज लिख दें, वो मैसेज स्क्रीन पे शो हो जाएगा। और दोबारा ये ऑपरेटर यूज़ करके आप वेरिएबल का नाम लिखें, वो वेरिएबल की वैल्यू शो हो जाया करेगी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि सी इन और इस ऑपरेटर के आगे इसको कहते हैं एक्सट्रैक्शन और इंसर्शन ऑपरेटर। ठीक हो गया, तो ये नाम मैं बार बार नहीं यूज़ कर रहा, क्योंकि ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि जब सी इन के बारे में हम थ्योरी पढ़ के आए थे ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। सी इन सिर्फ एक काम वास्ते यूज़ होगा, वो कौन सा है, इनपुट के लिए। तो इनपुट कैसे होगा, सी इन आगे ये एंगल ब्रैकेट्स लगा दें और आगे वेरिएबल का नाम लिख दें, तो वेरिएबल में इनपुट वो मांग लिया करेगा। ठीक है, आउटपुट के लिए सी आउट यूज़ करेंगे। सी आउट कैसे यूज़ करेंगे, वेरिएबल अगर लिख दे तो वेरिएबल की वैल्यू दिखा देगा, डबल कोटेशन के अंदर अगर मैसेज लिख दे वो मैसेज दिखा देगा। अगर एक ही सी आउट में हम दोनों काम करवाना चाहते हैं तो डबल कोटेशन के अंदर मैसेज लिख दिया करें, मैसेज आ जाएगा, दोबारा ये वाला ऑपरेटर यूज़ करके आप वेरिएबल लिख दे करें, वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो सी आउट में अगर कोई चीज़ डबल कोटेशन में लिखें तो टू द पॉइंट स्क्रीन पे शो हो जाती है, और अगर हम कोई वेरिएबल का नाम लिखें डबल कोटेशन के बगैर तो उस वेरिएबल की वैल्यू शो हो जाएगी। इसके अलावा सी आउट में दो और चीज़ें यूज़ होती हैं, एक है एस्केप सीक्वेंसेस और एक है मैनिपुलेटर्स। ठीक है, एस्केप सीक्वेंस जो ज़्यादातर यूज़ होगा मैं आपको बता देता हूँ, बैकस्लैश n। अगर हम इसको डबल कोटेशन में लिखें बैकस्लैश n को तो ये न्यू लाइन क्रिएट कर दिया करेगा। ठीक है, तो यहाँ से ये सारी चीज़ें पहले समझ लें। अगर मैं यहाँ पे बैकस्लैश n यूज़ कर लूँ डबल कोटेशन में तो ये न्यू लाइन क्रिएट कर दिया करेगा। तो ये बैकस्लैश वाली चीज़ें जो है ये डबल कोटेशन में आया करेंगी। अगर मैं टी लिख दूँ तो वो टैब दे दिया करेगा, टैब का मतलब है कि वो पे इतनी जगह छोड़ दिया करेगा। ठीक है, और इसी तरह बैकस्लैश आर होता है, बैकस्लैश बी होता है, बैकस्लैश एफ होता है। ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे तो ये मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा मैनिपुलेटर्स होते हैं। मैनिपुलेटर में जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला मैनिपुलेटर है ना वो एंड एल है। क्या है, एंड एल। बाकी सेट परसेंट, सेट विड्थ ये वाले भी होते हैं, सेट डब्ल्यू। ठीक है, ये वाले एंड एल क्या करता है, ये भी न्यू लाइन के लिए यूज़ होता है। ठीक है, ये भी न्यू लाइन के लिए यूज़ होता है, ये भी न्यू लाइन के लिए यूज़ होता है, लेकिन इस वाले को हम डबल कोटेशन में यूज़ करते हैं और इस वाले को हम डबल कोटेशन के अलावा यूज़ करते हैं। देखें, अगर मैंने यहीं पे ही इसको यूज़ करना हो तो मैं ऐसे लिखूंगा, यानी कि दोबारा ये ऑपरेटर यूज़ करके एंड एल। ठीक है, तो फिर वेरिएबल की वैल्यू जब स्क्रीन पे शो होगी उसके आगे एक न्यू लाइन क्रिएट हो जाया करेगी। क्यों, क्योंकि मैंने एंड एल का यूज़ किया है। ठीक हो गया, अब डेक्लेरेशन में क्या हुआ करेगा, ये देखें, ये अगर मैंने वेरिएबल यहाँ पे यूज़ किया है ना var वेरिएबल, तो इस वेरिएबल को पहले मैंने डिक्लेयर करवाना होगा। तो डिक्लेयर करवाने का मतलब है कि मैं पहले इस वेरिएबल की डाटा टाइप और इसका नाम बताया करूँगा यहाँ पे। तो अगर फ़र्ज़ किया है मैं यहाँ पे इंट रख दूँ तो ये इंटीजर डाटा टाइप है। अगर मेरे पास ऐसा डाटा हो जो कि इशारिये के बगैर है तो फिर उसके लिए इंटीजर डाटा टाइप और इस तरह ये डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, और अगर फ़र्ज़ किया है मेरे पास इशारिये वाला होता तो फिर मैं इसे फ्लोट से करता। ठीक है, फ्लोट इशारिये वाले वैल्यू के लिए यूज़ होता है, फ्लोट ये वेरिएबल। और अगर फ़र्ज़ किया है मेरे पास करैक्टर कांस्टेंट का डाटा होता तो मैं इसे CAR4 डाटा टाइप यूज़ करता। ठीक है, VAR एक वक्त में एक डाटा टाइप ही हम इसे दे सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझाने के लिए 3 चीज़ें लिखी हुई हैं। अब डेक्लेरेशन भी हमारी हो गई, इनपुट कैसे काम करेगी ये भी मैंने आपको बता दिया, आउटपुट कैसे काम करेगी ये भी मैंने बता दिया। अब बातें हैं प्रोसेसिंग पे। तो अगर चैप्टर नंबर 4 हुआ तो कोई फार्मूला यूज़ हो जाया करेगा, अगर चैप्टर नंबर 5 है तो इसमें कंडीशंस आ जाया करेंगी, कंडीशनल इफ एल्स यूज़ आ जाएंगे। अगर ये लूप वाला चैप्टर जो कि आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 हुआ तो ये जो प्रोसेसिंग वाला काम है इसमें लूप यूज़ कर लिया करेंगे। देखें, फ़र्ज़ किया है, एक छोटी सी एग्जांपल यहाँ पे देते हैं। वो कहता है कि आप ना एरिया कैलकुलेट करें रेक्टेंगल का एरिया। तो मैं इंट ले लूँगा। देखें, इंट मैंने एक ले ली, लंबाई चौड़ाई जो है वो इशारिये में भी हो सकती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक फ्लोट पहले मैं डिक्लेयर करवाने लगा हूँ। किसको डिक्लेयर करवाने लगा हूँ मैं, लेंथ को, विड्थ को और एरिए को। ठीक है, ये मैंने 3 चीज़ें डिक्लेयर करवा दी। अब मैं इनपुट करूँगा, सीन में मैं इनपुट लगा दूँगा, किस में, एल में, लेंथ इनपुट हो जाए। ठीक है, फिर मैं सीन में इनपुट करवा दूंगा क्या, विड्थ इनपुट हो जाए। ठीक है, और फिर हम एरिया का फार्मूला लगा देंगे, एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। अब ये प्रोसेसिंग आई है, ये वाली प्रोसेसिंग, और यहाँ पे हम सी आउट लगा देंगे। अब हम यहाँ पे सी आउट लगा देंगे क्या, कि एरिया स्क्रीन पर नज़र आ जाए। तो ये हमारा एक छोटा सा प्रोग्राम जो है वो
कंप्लीट हो गया। ठीक, तो ये वाली सारी चीज़ें अब ये स्टार्टिंग से सारी बता रहा हूँ जल्दी जल्दी। तो 2 मिनट और लगाते हैं, फिर टर्बो से मैं करके दिखाता हूँ, आपको अच्छे से समझ आएगी, फिर हम अपने प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आएँ जी, टर्बो पे हम चलते हैं और फिर हम प्रोग्राम करते हैं कोई ना कोई, आपको देखिएगा अच्छे तरीके से समझ आएगी। तो फुल स्क्रीन को हम कैंसिल करके ये वाला कर लेते हैं। ठीक है, ये देखें, फाइल न्यू, चलें जी स्टार्ट करते हैं। देखें, बड़ी स्क्रीन कर लेते हैं, प्रोग्राम को स्टार्ट करने लगे हैं। सबसे पहले तो देखें कि मैं मेन फंक्शन लिखूंगा। मेन फंक्शन इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वाइड मेन लिखते हैं। ठीक है, वाइड मेन, ये इसको लिखने का रूल है। फिर इसके बाद मैंने करली ब्रैकेट लगा दी। करली ब्रैकेट लगाने के बाद मैं कहूँगा इंट, फ्लोट में ले लेता हूँ फ्लोट। फ्लोट मैंने ले लिया, एक लेंथ ले ली, एक मैंने विड्थ ले ली और एक मैंने एरिया ले लिया। ठीक है, देखना कि मैंने स्टार्टिंग से चीज़ें लेके चलनी है और लूप वाली खुद चीज़ें आए करेंगी। ठीक है, अब देखें मैं यहाँ पे सीन लिख दूंगा। सीन क्या चीज़, लेंथ में हमारे पास वैल्यू आ जाए। सीन फिर लगा दूंगा विड्थ की वैल्यू आ जाए, किसकी, विड्थ की वैल्यू आ जाए। फिर मैं एरिया का फार्मूला लगा दूंगा, एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, ये हमारे पास आ गया। फिर मैं सी आउट में लगा दूंगा क्या, सी आउट में मैंने लगा दिया एरिया। ठीक है, एरिया आ जाएगा और फिर बस मेरा प्रोग्राम ख़त्म हो गया। ये देखें, अगर थोड़ा सा हम गौर करें तो ये हमारे पास डिक्लेरेशन आ गई, ये हमारे पास इनपुट आ गई, ये हमारे पास प्रोसेसिंग आ गई, ये हमारे पास आउटपुट आ गई, हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। अब देखिए मैं इसको कंपाइल किया, 2 एडर्स आ गई। एडर्स क्या आई, उन्होंने कहा कि हमें सी इन और सी आउट के बारे में नहीं पता क्या है। तो मैंने आपको बताया था ना कि सी इन और सी आउट यानी कि इनपुट आउटपुट के लिए जो फंक्शंस हम यूज़ करेंगे, कंपाइलर को उसका नहीं पता, वो हमें एडर दे देगा। तो अगर हमने बचना हो तो बचने के लिए हम क्या करेंगे, तो पहले प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव लगाएंगे, यानी कि सी इन सी आउट की जो डेफिनेशन है, इन्होंने कैसे काम करना है पहले हम कंपाइलर को बताएंगे। ठीक है, कंपाइलर को कैसे बताएंगे, कंपाइलर को हम वो फाइल दे देंगे जिसमें ये लिखा होगा कि इन्होंने कैसे काम करना है। जब कंपाइलर को वो फाइल मिल जाएगी तो कंपाइलर कहेगा ठीक है, अब मुझे इनका पता चल गया है, मैं इनका काम चला देता हूँ। ठीक हो गया, तो वो फाइल पहले मैं इंक्लूड करने लगा हूँ। तो इंक्लूड करने के लिए प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हैश इंक्लूड, और यहाँ पे फाइल का नेम iostream.h। इस iostream.h इनपुट आउटपुट स्ट्रीम डॉट हेडर फाइल, इसमें सी इन और सी आउट के बारे में लिखा हुआ है। कंपाइलर को पता चल गया है, कंपाइलर अब एरर नहीं देगा। तो देखें कंपाइलर ने एरर नहीं दिया, मैंने कंपाइल किया। अब मैं रन करने लगा हूँ तो ये देखें वो मुझे एल की जो है वो मांग रहा है कीमत, किसकी, एल की। तो मैंने 12 एल की कीमत दे दी और 34 पॉइंट ये मैंने विड्थ की कीमत दे दी। अब इसके आगे ही आंसर कैलकुलेट होके आ जाएगा। आंसर आया था, आप लोगों को नज़र नहीं आया, नहीं ना आया। तो अगर मैंने आंसर देखना हो तो मैं कंट्रोल F5 करूँ, कंट्रोल नहीं Alt F5 होता है, ये लिंकिंग हो गई है, Alt F5। तो ये देखें वो नीचे आंसर नज़र आ रहा है ना। अब मैं कहता हूँ कि मुझे बार बार Alt F5 ना दबाना पड़े, तो इसके लिए मैं यहाँ पे get ch यूज़ कर लेता हूँ ताकि मुझे आउटपुट नज़र आ सके। ठीक है, get ch। अब get ch का क्या फ़ायदा होगा, मुझे Alt F5 दबाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये देखें अब गेट सी एच यूज़ किया है तो दोबारा एरर आ रही है, क्यों, क्योंकि मैंने इसकी हेडर फाइल इंक्लूड नहीं की। अब कंपाइलर को गेट सी एच का नहीं पता क्या है, तो कंपाइलर को गेट सी एच का बताने के लिए मैं एक और फाइल इंक्लूड करूँगा यहाँ पे, जिसमें गेट सी एच की डेफिनेशन पड़ी होगी, और वो है conio.h, वो है conio.h, कंसोलिंग इनपुट आउटपुट डॉट हेडर फाइल। अब मैंने कंपाइल किया, अब मैंने रन किया तो ये देखें वो दोबारा इनपुट मांग रहा है। 23 मैंने इनपुट दे दी, एक मैंने 32, ये आंसर नीचे नज़र आ गया ना। पहले आंसर नहीं था नज़र आता, ऊपर वाले में, नीचे वाले में नज़र आ गया, क्यों, क्योंकि मैंने गेट सी एच लगाया हुआ है। ठीक है, अब ये गेट सी एच पे आके रुका हुआ है, वो कहता है कि मुझे कोई करैक्टर दो, गेट करैक्टर दो ताकि मैं इसको आगे प्रोसीड, ये मैंने करैक्टर दिया, आगे प्रोसीड हो गया। ठीक है, अब देखें जब मैं इसे दोबारा चलाता हूँ तो पिछला रिजल्ट मुझे बार बार शो हो ही जाता है। ठीक है, तो मैं कहता हूँ पिछला पुराना रिजल्ट मुझे बार बार शो ना हो, तो इसके लिए मैं क्लियर स्क्रीन लगाऊंगा। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्लियर स्क्रीन लगा दूंगा। तो ये मैं CLR ये मैंने क्लियर स्क्रीन का फंक्शन लगा दिया है, और इसकी डेफिनेशन भी conio.h में पड़ी होती है। ये मैंने कंपाइल किया, ये मैं रन किया, तो वो देखें अब पीछे वाला रिजल्ट नहीं ना शो हो रहा। ठीक है, अब मैं कहता हूँ कि इससे पहले मुझे एक मैसेज भी शो हो, यानी कि जब मैं लेंथ की वैल्यू इनपुट करूँ ना, तो उस लेंथ की वैल्यू की इनपुट से पहले मुझे स्क्रीन पे शो भी हो कि
आप लेंथ की वैल्यू इनपुट करें, यानी कि एक मैसी स्क्रीन पे शो हो। तो मैसी स्क्रीन पे शो होने के लिए मैंने बताया था ना कि सी आउट को एक मैसी शो करवाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो मैं लिख दूंगा एंटर द वैल्यू ऑफ लेंथ, ठीक है। ये हमारे पास स्क्रीन पे ये वाली शो होगी, ठीक है, स्क्रीन पे ये शो होना चाहिए मैं कहता हूँ। और मैं कहता हूँ कि विड्थ वाली से पहले मुझे ये शो हो, क्या चीज़ शो हो, एंटर द वैल्यू ऑफ विड्थ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा एंटर द वैल्यू ऑफ विड्थ, ठीक है, ये वाली चीज़ भी शो हो। तो चलें जी, अब कंपाइल कर, अब मैं कहता हूँ कि एरिया जो है, एरिया की वैल्यू से पहले भी मुझे शो हो कि एरिया, ठीक है। तो मैं ये देखें एरिया डबल कोटेशन में मैंने आपको बताया था ना कि दोनों काम एक में ही करवा सकते हैं। तो ये एरिया, तो ये हमारे पास एरिया की आगे यहाँ ये भी लगा देते हैं ताकि अच्छा लग सके। तो ये मैंने कंपाइल किया, ये मैंने रन किया, ये मैंने रन किया। तो वो ऊपर पूछ रहा है इंटर द वैल्यू ऑफ लेंथ, लेंथ की वैल्यू 12 मैंने दे दी, ठीक है। और इंटर द वैल्यू ऑफ विड्थ, ये हमारे पास 43 आ गए, तो ये मल्टीप्लाई करके एरिया आ गया, ठीक है। अब ये इस तरह चार चीज़ें यूज़ की गई हैं। कौन सी? ये हमारे पास डिक्लेरेशन है, ये हमारे पास डिक्लेरेशन है, ये हमारे पास इनपुट है सारी, ये हमारे पास प्रोसेसिंग है, ये हमारे पास आउटपुट है, ठीक है। गेट सी एच क्यों लगाया, क्लियर स्क्रीन क्यों लगाया, ये मैंने आपको बता दिया। मुझे विंडो स्क्रीन नज़र आए इसलिए गेट सी एच, और उस वक्त तक नज़र आए जब तक कि मैं करैक्टर ना इनपुट कर दूं, उसके लिए गेट सी एच। और क्लियर स्क्रीन मैंने क्यों लगाया है, ताकि मुझे बार बार पुराना रिजल्ट शो ना हो। और सी आउट यहाँ पे क्यों लगाया है ये भी मैंने बता दिया कि पहले स्क्रीन पे शो होना चाहिए ना, ठीक है। तो अब चलें जी, अब यहाँ पे देखिएगा हम एक और प्रोग्राम लिख लेते हैं जो कि लूप के रिलेटेड हो। अब उसकी प्रोसेसिंग देखिएगा, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि एक ऐसा प्रोग्राम हो कि जिसमें वो हमसे मार्क्स पूछे, क्या करे, मार्क्स पूछे। अगर मार्क्स 40 या 40 से ज़्यादा है तो वो स्क्रीन पे दिखाए कंग्रेचुलेशन यू हैव पास्ड। तो मैं यहाँ पे इंट करूँगा, इंट मार्क्स, ये मैंने पहले एक वेरिएबल को डिक्लेयर करवा दिया, ठीक है। तो स्क्रीन पे शो होना चाहिए, क्या स्क्रीन पे शो हो, स्क्रीन पे शो हो कंग्रेचुलेशंस, 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 यू हैव पास्ड, यू हैव पास्ड, ये स्क्रीन पे शो होना चाहिए, ठीक है। ये स्क्रीन पे शो होना है, कब शो होना चाहिए, पहले इसकी इनपुट तो ले लें। तो सी आउट में पहले मैं स्क्रीन पे दिखाऊंगा एंटर द मार्क्स, ठीक है, एंटर द मार्क्स, ये पहले स्क्रीन पे नज़र आएगा, ठीक है। और फिर मैं कहता हूँ कि इसमें इनपुट के लिए मैं सीन यूज़ करूँगा, तो ये इनपुट होने लगी है। इनपुट किस में जाएगी, वेरिएबल मार्क्स में, ठीक है। और फिर मैं कहता हूँ कि स्क्रीन पे शो हो कंग्रेचुलेशन यू हैव पास्ड, कब शो हो, जब मार्क्स जो हैं वो 40 या 40 से ज़्यादा हो, 40 से ज़्यादा हो या 40 के इक्वल हो, ठीक है। तो ये हमारे पास कंडीशन लग गई, ये हमारे पास चैप्टर नंबर 5 वाला प्रोग्राम हो गया। और इफ़ की कंडीशन के बाद सेमीकोलन नहीं आता होता, ठीक है। तो यहाँ पे एक सी आउट और यूज़ कर लेते हैं जिसमें हम लिखेंगे आवर प्रोग्राम, ठीक है। एक और यूज़ कर लेते हैं जिसमें हम लिखेंगे, क्योंकि आपको ऊपर वाली लाइन नहीं ना नज़र आती, तो इस वजह से सी आउट प्रोग्रामिंग, ठीक है। और यहाँ पे बैक स्लैश एन लगा देते न्यू लाइन के लिए, ठीक है। तो ये देखें, ये कंपाइल, ये मैंने रन कर दिया। अब ये देखें वो कहता है इंटर द मार्क्स, फ़र्ज़ किया मैंने 23 मार्क्स, तो कुछ भी नहीं स्क्रीन पे शो हुआ, ठीक है। दोबारा कंपाइल किया, दोबारा मैंने रन किया। अगर मैं 25 में मार्क्स एंटर करता हूँ तो ये देखें कुछ भी नहीं शो हुआ, क्यों, क्योंकि 40 या 40 से ज़्यादा मार्क्स हुए तक स्क्रीन पे शो होगा ना। 66 40 से ज़्यादा है ना, अब स्क्रीन पे शो होगा कंग्रेचुलेशन यू हैव पास्ड, ठीक है। तो ये मैंने चैप्टर नंबर 5 वाला, पहले चैप्टर नंबर 4 वाला प्रोग्राम करवाया था, फिर चैप्टर नंबर 5 वाला, अब चैप्टर नंबर 6 वाला करते हैं, यानी कि हम लूप वाला प्रोग्राम करते हैं, ठीक हो गया। तो लूप वाला प्रोग्राम करने के लिए देखें, हम आते हैं अपनी बुक पे, ठीक है। दोबारा हम अब आते हैं अपनी बुक पे। तो ये लूपिंग स्ट्रक्चर, अब प्रोसेसिंग में हम लूप यूज़ किया करेंगे। लूप कब कैसे यूज़ किया करेंगे, तो ये देखें हम क्या करेंगे, ये देखें हम वाइल के अंदर कंडीशन लगा दिया करेंगे। जब तक ये कंडीशन ट्रू होगी ये स्टेटमेंट्स चलती जाएंगी, रिपीट होती जाएंगी, चलती जाएंगी, चलती जाएंगी, चलती जाएंगी, ठीक हो गया। तो बस लूप को हम इसी तरीके से यूज़ करते हैं। देखिए अगर मैंने स्क्रीन पे 5 दफ़ा क्या शो करवाना हो, पाकिस्तान, अगर मैंने स्क्रीन पे 5 दफ़ा पाकिस्तान शो करवाना हो तो कैसे करवाएंगे हम ये काम। हम तो देखें सबसे पहले पाकिस्तान शो करवाना है कितनी दफ़ा, 5 दफ़ा। तो एक तरीका तो ये है कि मैं सी आउट लगा दूँ, सी आउट पाकिस्तान, और मैं कहता हूँ कि न्यू लाइन भी आ जाएगा साथ, ठीक है, पाकिस्तान। और आगे वाला पाकिस्तान जो है वो न्यू लाइन पे हो। तो अगर मैं बैक स्लैश, यानी कि अगर मैं इस
कोमास के अंदर लिखना चाहता हूँ फिर मैं यहाँ भी \n लगा दूंगा, ठीक है। और अगर मैं कहता हूँ कि कोमास में ना लिखूँ फिर मुझे एंड एल लगाना पड़ेगा, ठीक हो गया। तो या इस तरह भी लगा सकता हूँ इसको मैं, या मैं इस तरह भी लगा सकता हूँ, यानी कि पाकिस्तान के लिए मैं पी अकेला लिखने लगा हूँ, ठीक है। ये मैंने पाकिस्तान लिख दिया और यहाँ पे मैं एंड एल लगा दूंगा, ठीक है ना। ये दोनों तरीके हैं, जो मर्ज़ी आप यूज़ कर लें, ये मैनिपुलेटर को यूज़ करते हुए और ये एस्केप सीक्वेंस करैक्टर को यूज़ करते हुए, ठीक हो गया। अब एक तरीका तो ये है कि 5 दफ़ा यही लाइन लिख दूँ तो 5 दफ़ा शो हो जाए, लेकिन अगर मुझे 500 दफ़ा करवाना हो तो फिर ये तरीका जो है वो नहीं, फ़ायदेमंद नहीं है। तो वाइल लूप से अगर हमने काम करवाना है तो मैं कहूँगा कि ये काम उस वक़्त तक चलता रहे, किस वक़्त तक, उस वक़्त तक चलता रहे जब तक कि n की वैल्यू जो है वो छोटी नहीं हो सकती। किससे? अगर n की वैल्यू यहाँ पे मैं 1 रख देता हूँ, ठीक है। तो जब n की वैल्यू 1 हो फिर भी चल, n की वैल्यू 1 हो फिर भी ये चले, n की वैल्यू 2 हो जाए फिर भी ये चीज़ चले, n की वैल्यू 3 हो जाए फिर भी ये चीज़ चले, n की वैल्यू 4 हो जाए फिर भी ये चीज़ चले, n की वैल्यू 5 भी हो फिर ये चले, 6 हो फिर ना चले। क्यों? क्योंकि मुझे 5 दफ़ा चीज़ चलानी है ना। कितनी दफ़ा? 5 दफ़ा। तो यानी कि चीज़ 6 से छोटी रहे। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ कि n की वैल्यू 6 से छोटी रहे जब तक n की वैल्यू 1 है, और n की वैल्यू जब तक 6 से छोटी रहे उस वक्त तक पाकिस्तान शो होता रहे। तो यहाँ पे मैं करली ब्रैकेट लगा दूंगा, ये वाइल की बॉडी होगी और यहाँ पे n की वैल्यू में इजाफा होता रहे, ठीक है। अब ये देखें, इसी कंडीशन को आप ऐसे भी लगा सकते थे कि जब n लेस दैन इक्वल टू रहे, जब n लेस दैन इक्वल टू रहे किससे? 5 से। अब अगर इक्वल टू का निशान भी लगाना है ना तो फिर हमने 5 भी यूज़ करना है, ठीक है। लेकिन अगर हमने अकेले लेस दैन का निशान लगाना है फिर हम 6 भी यूज़ करेंगे, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास दोनों जिस तरह मर्जी, क्योंकि इसका मतलब क्या है, n की वैल्यू 1 है चल जाएगा, 2 है n की वैल्यू चल जाएगा, 3 है n की वैल्यू चल जाएगा, 4 है n की वैल्यू चल जाएगा। अब 5 के इक्वल टू भी है तो इसका मतलब 5 पे भी चल जाएगा। और यहाँ पे अगर हम देखें तो 6 से लेस देन है तो 6 पे नहीं चलेगा क्योंकि 6 से छोटी रहनी चाहिए थी, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको बंद कर देंगे। तो लें जी, हमारा प्रोग्राम हो गया। अब इसको यहाँ पे थोड़ा सा हम डिक्लेयर करवा लेंगे इंट n, ठीक है। ये हमारे पास इनपुट हो गई, ये हमारे पास डिक्लेरेशन हो गई, ये हमारे पास इनपुट हो गई, ये हमारे पास प्रोसेसिंग हो गई, ये हमारा सी आउट जो है वो आउटपुट दिखा रहा है। बस प्रोग्राम ख़त्म। यहाँ गेट सी एच लगा दें, ऊपर क्लियर स्क्रीन लगा दें। तो ये प्रोग्राम को देखें। अब हम करते हैं यहाँ पे टर्बो पे कर लेते हैं इसको, ठीक है। इसको हम टर्बो पे करते हैं। देखें अब इसी प्रोग्राम को, लूप वाला काम स्टार्ट हो गया है। देखें सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक इंट n ले लेता हूँ। इंट n ले लिया मैंने और n की वैल्यू मैं अपनी मर्ज़ी से 1 रख दी और मैं कहता हूँ कि जब तक n छोटा रहे या इक्वल टू, छोटा रहे 6 से कह देते हैं, छोटा रहे 6 से, तब तक मुझे इसकी बॉडी बनाने लगा हूँ क्योंकि एक से ज़्यादा स्टेटमेंट है। तब तक मुझे स्क्रीन पे नज़र आता रहे क्या? पाकिस्तान। पाकिस्तान के बाद न्यू लाइन भी बनती जाए, ठीक है। तो न्यू लाइन के लिए एंड एल, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा n की वैल्यू में एक इजाफा भी होता जाए, ठीक है। n की वैल्यू में एक इजाफा। लें जी, हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। बस इतना सा काम था। ये मैंने कंपाइल किया, ये मैंने रन किया तो वो देखें पाकिस्तान बार बार शो हो रहा है। तो यहाँ पे हम एक और सी आउट लगा देते हैं क्योंकि आपको ऊपर से नहीं नज़र आ रहा, तो ताकि आपको अच्छे से समझ नज़र आ सके। तो यहाँ पर लिख देता हूँ प्रोग्रामिंग विद चैप्टर नंबर रिलेटेड, लूप रिलेटेड प्रोग्रामिंग कह देते हैं, लूप रिलेटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है। और यहाँ पे न्यू लाइन के लिए हम एंडल लगा दे या \n यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं, \n, ठीक है। ये देखें कंपाइल किया, ये रन किया तो ये देखें 5 दफ़ा पाकिस्तान लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ठीक हो गया। और ये न्यू लाइन पे ब्लिंक क्यों कर रहा है? क्योंकि जब 5वीं दफ़ा वो पाकिस्तान चलाएगा ना तो एंड एल भी चलेगा, यानी कि न्यू लाइन एक और आ जाए करेगी, ठीक हो गया। अब अगर मैं कहता हूँ कि मुझे पाकिस्तान शो ना हो, मुझे n की वैल्यू शो हुआ करे, तो यहाँ पे मैसेज की जगह n लिख दें। अब यहाँ पे मैसेज की जगह n लिख दें तो जहाँ पाकिस्तान बार बार शो हो रहा था अब n की कीमत शो हुआ करेगी, ठीक है। तो ये देखें n की वैल्यू शो हुई जा रही है। अगर मैं कहता हूँ कि उल्टी गिनती चले तो फिर यहाँ पे n की वैल्यू 6 कर दूंगा और यहाँ पे कंडीशन बदल दूंगा, ठीक हो गया। अब मैं फ़र्ज़ किया है, कहता हूँ कि मुझे n भी शो हो और इसका स्केयर भी शो हो। तो इसके लिए देखें मैं कहता हूँ कि n और n का स्केयर भी, तो n के स्केयर के लिए n क्रॉस n कर दूंगा, ठीक है। तो ये मैंने कंपाइल किया, ये मैंने रन किया तो ये पहली n की वैल्यू है, साथ उसका स्केयर है, 1 का स्केयर 1, 2 का स्केयर 4, 3 का स्केयर 9, 4 का स्केयर 16, 5 का स्केयर 25, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ कि दरमियान में कोई जगह भी मुझे नज़र आए थोड़ी सी ताकि मैं डिफरेंस कर सकूँ, तो यहाँ पे \t यूज़ करूँगा, डबल कोटेशन के अंदर मैं \t यूज़ कर लूँगा। मैंने बताया ना \t किसके लिए यूज़ होता है? एक टैब के लिए, थोड़ी सी जगह छोड़ने के लिए, ठीक है। ये मैंने कंपाइल कर दिया, ये मैं रन कर दिया तो वो देखें। अगर मैं कहता हूँ इतनी ज़्यादा जगह नहीं, मुझे थोड़ी ही नज़र आए तो फिर मैं यहाँ पे उतनी ही स्पेस दे दूँगा, ठीक है। ये देखें मैंने थोड़ी सी खाली जगह छोड़ दी।
और ये हमारे पास, ठीक हो गया, ये हमारे पास। अगर आप कहते हैं कि नहीं मुझे 20 तक चीज़ें नज़र 20 तक नज़र आए तो यहाँ 21 की कंडीशन लगा दें कि 21 से छोटा रहे। तो ये मैंने कंपाइल कर दिया, ये मैं डन कर दिया, वो देखें ठीक हो गया, 20 तक नज़र आ रहा है। और या आप 20 तक नज़र लेके आने के लिए लेस देन इक्वल टू भी लगा सकते हैं, ठीक है। अगर 20 ही लिखना है तो फिर लेस देन इक्वल टू लगा दें, ठीक है। ये सारी प्रोग्रामिंग देखें अभी 20 तक। अगर आपने 500 तक करना है तो 500 तक कर लें, लेकिन इसका स्केयर जो है वो फिर आपको नज़र नहीं आएगा। क्यों? ये नेगेटिव में वैल्यू आ गई ना, क्योंकि ये अंडरफ्लो ओवरफ्लो वाला एरर आ गया है, ठीक है। तो वो क्या होता है, ये हमने चैप्टर नंबर 4 में डिस्कस किया था, 3 में या 4 में डिस्कस किया था, ठीक है। तो यहाँ तक समझ आ गई, 5 तक। अब देखें, अगर मैं कहता हूँ कि नहीं मुझे ये वाली चीज़ ना नज़र आए, मुझे सम नज़र आया करे, किसका? सम नज़र आया करे, ठीक है। सम नज़र हर एक, यानी कि जो भी n की वैल्यू 1 से लेकर 5 तक जाएगी उसका सम भी नज़र आए, तो उसके सम के लिए मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल लूँगा सम, ठीक है। तो इसके लिए एक और वेरिएबल लूँगा मैं सम, और सम की वैल्यू मैं दे दूँगा 0, ठीक है। सम को वैल्यू मैं दे दूँगा 0। तो ये लें जी, यहाँ पे फिर हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे सम की वैल्यू शो हो तो मैं सी आउट में लिख दूँगा, सी आउट में लिख दूँगा, सी आउट में लिख दूँगा सम, सम जो है वो सम की वैल्यू क्या आएगी, सम की वैल्यू हमारे पास सम से आएगी, ठीक है। तो सम का फार्मूला अब यहाँ पे मैं लगाने लगा हूँ, तो सम का फार्मूला लग जाएगा सम इज़ इक्वल टू सम प्लस एन की वैल्यू सम में प्लस हो जाए तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये मैंने कंपाइल किया, ये मैंने रन किया, तो वो देखे सम की वैल्यू पर 15 आ रही है, ठीक है। ऊपर वाली जो भी वैल्यूज़ हैं वो प्लस हो जा रही थी, और जब लूप खत्म हो गया उसके बाद जितनी भी वैल्यूज़ को जमा किया था वो सम में था, वो सम हमने शो करवा दिया। अब आप यहाँ पर जितनी मर्जी कंडीशन लगाए उनका सम, पहले 100 नंबर्स का सम हमने देखना है, तो कंपाइल ये हमने रन कर दिया, वो आ गया नीचे 50-50 आपको नहीं नज़र आ रहा, 100 तक एक ही लाइन आपको नहीं नज़र आ रही, बस 50-50, ठीक है। तो बाकी ये देखें 5 वैल्यूज़ का सम, ठीक है जी। अब देख लेते हैं हम अपनी बुक से। पहला प्रोग्राम था 5 दफ़ा पाकिस्तान शो करवाना, मैंने आपको करवा दिया है बिल्कुल। अब दूसरा प्रोग्राम था हमने काउंटिंग 1 से लेकर 10 तक, तो मैंने 5 तक करवा दिया। अब बस कंडीशन जो है ना, मैंने यहाँ पे 5 लगाया था, आपने 10 लगा लिया, ठीक है। अगर इनका सम दिखाना है तो ये सम का फार्मूला लगा लें। अब ये देखें यहाँ पे उन्होंने सी यूज़ किया, आप लोगों ने एन यूज़ करना है, ठीक है। और क्लियर स्क्रीन जहाँ मर्जी यूज़ कर लें, मैंने ये सारा आपको करवा के दिखाया। और नेक्स्ट प्रोग्राम क्या है, ये स्केयर बताना है, ये भी मैंने आप लोगों को करके दिखाया। देखें एक प्रोग्राम से सारे। अब ये प्रोग्राम कौन सा, ये कहता है उसका टेबल दिखाना है, ठीक है। तो टेबल वाला मैं करवाता हूँ, ठीक है। टेबल वाला हम करते हैं, एक मिनट, हाँ टेबल वाला आप करने लगे हैं। देखें तो टेबल 10 तक लिखना है अगर हमने, तो 10 तक लिख लेते हैं, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि देखें टेबल अगर हमने लिखना है तो टेबल में सबसे पहले क्या आना चाहिए, टेबल कितने का टेबल लिखना चाहते हैं हम, अपनी मर्ज़ी कितने का टेबल लिखना चाहते हैं, तो हम टी का टेबल लिखना चाहते हैं, तो ठीक है। तो मैं एक और वेरिएबल लूँगा टी, ठीक है। एक और मैंने टी वेरिएबल ले लिया, और मैं सी आउट करवाऊँगा, मैसेज शो करवाऊँगा स्क्रीन पे, इंटर द वैल्यू ऑफ टेबल, ठीक है। यानी कि जिसका टेबल आप लोगों ने लिखना है ना, उसकी वैल्यू जो है वो एंटर करें। तो वो वैल्यू कैसे इनपुट लूँगा, मैं सीन में इनपुट लूँगा, ठीक है, सीन में जिसका आपने टेबल लिखना है। अब देखें मैं कहता हूँ सबसे पहले टेबल ये होता है ना 5, फ़र्ज़ किया मैंने 6 का टेबल लिखना है, 6 एक बार 6, तो पहले 6 की वैल्यू नज़र आनी चाहिए। तो 6 की वैल्यू किसकी होगी, टी की होगी ना, जिसका टेबल मैंने लिखना है, तो ये मैंने टी लिख दिया। इसके बाद टी आगे मल्टीप्लाई आता है, तो मल्टीप्लाई टू द पॉइंट स्क्रीन पे शो होता है, इसलिए मैंने ये डबल कोटेशन में स्टैटिक लिख दिया, ठीक है। फिर अगर देखें तो फिर किसका आंसर आता है, 6 बार 6, 2 बार 6, 3 बार 18, 1 2 3 आगे आती है ना। तो 1 2 3 किसकी वैल्यू है, एन की वैल्यू है, जो कि 1 से 10 तक जाएगी, तो ये एन की वैल्यू आगे, एन की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। वैसे ही लिखेंगे। फिर इसके आगे इक्वल टू आता है, तो मैं कहता हूँ कि इक्वल टू द पॉइंट स्क्रीन पे शो होता है, इसके लिए मैंने यहाँ पे इक्वल टू लगा दिया, ठीक है। और ये इक्वल टू डबल क्वेश्चन का आगे मैं कहता हूँ कि 6 एक बार 6, यानी कि 6 को 1 से मल्टीप्लाई करें 6 आता है, 6 2 बार 12, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें 12 आता है, 6 3 बार 18, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करें 18 आता है, 6 4 बार 24, यानी कि इनकी मल्टीप्लिकेशन टी और एन की, तो टी और एन की मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे नज़र आया करे, ठीक है। तो ये लें जी, ये मैंने कंपाइल कर दिया, प्रोग्राम लिख दिया गया। तो ये देखें वो कहता है एंटर द वैल्यू ऑफ टेबल, मैंने फ़र्ज़ किया 4 का लिखना है, तो ये टेबल आ गया। और सम भी आ रहा है एन की वैल्यूज़ का, यानी कि 1 से लेकर 10 तक का सम, क्योंकि ये सम का फार्मूला नीचे लगा हुआ था, ये एन की वैल्यूज़ का सम है, ठीक है। इसको रेज कर दें, ये लें जी, कंपाइल कर दिया, ये रन कर दिया। इंटर द वैल्यू ऑफ टेबल 6 का अगर हमने 6 एक बार 6 12, ठीक है, जिस तरह मर्जी। तो आप अगर कहते हैं कि नहीं नहीं हमें थोड़ी सी जगह जगह भी नज़र आए, तो फिर आप ये लें, इस तरह कर लें, ये और ये लें, जिस तरह मर्जी प्यारा से करके आपने लिखना लिख तो लिख ये लें, और ठीक है। तो जिस तरह भी आप लोगों ने लिखना है।
तो अब नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं आपकी बुक में कौन सा, ये टेबल वाला हमारा हो गया। ठीक है, ये सोन निशान वैसे ही उन्होंने बुक पे लगाए हुए हैं वगैरह, वो सारा टेबल ही शो होगा, जहाँ तक भी लिखना है आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम कहता है कि हाँ ये प्रोग्राम आ देगा, वो कहता है कि राइट ए प्रोग्राम, एक ऐसा प्रोग्राम लिखें डैट इनपुट्स एंड इंटीजर, जिसमें इंटीजर की इनपुट की जाए। तो ये इंटीजर को इनपुट यहाँ पे कर लिया है, ये देखें ना इनपुट मैंने सिखाई, ठीक है ना, इनपुट मैंने बताई है ना, ये इंटीजर को इनपुट कर लिया है। इसकी डिक्लेरेशन ये है, प्रोसेसिंग ये होगी और आंसर शो यहाँ पे होगा, सी आउट लग गया। अब ये सारी प्रोसेसिंग है, सारी प्रोसेसिंग क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखें, डिस्प्ले द सम ऑफ इट्स डिजिट, वो कहता है कि एक इंटीजर ले और उसके सम का जो है वो हमें उसके डिजिट्स का सम हमें दे दिया करे। एग्जांपल उसने दिया है कि अगर हमने 135 एंटर किया है ना, तो 1 + 3 + 5 आंसर 9 आ रहा है, तो ये 9 आंसर हमें कैलकुलेट करके दिया करे। ठीक है, इसी तरह अगर 512 किया है हमने इनपुट, तो वो 5 + 1 + 2, तो 512 के डिजिट्स का सम यानी कि 8 बनता है, तो वो हमें 8 दिखाया करे स्क्रीन पे। ठीक है, ये आपको मैं बताता हूँ पहले टेक्निक, यानी कि पहले टेक्निक समझ नहीं है ना, देखे कि हमने लोगों ने प्रोसेसिंग कैसे करनी है। तो देखे सबसे पहले 512 को ही लेके चलता हूँ, ये मैंने क्या ले लिया 512, इसको मैंने x का नाम दे दिया, किसका नाम दे दिया, x का नाम दे दिया। अब देखिए मैं 512 को तकसीम करवाने लगा हूँ किससे, 10 से, किससे तकसीम करवाऊंगा, 10 से। तो जब मैंने 512 को 10 से तकसीम करवाया तो 10 से 51,510 आ जाएगा। ठीक है, और बाकी हमारे पास कितना बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, अब x की वैल्यू कितनी थी, 512 थी ना, अब मैं x की वैल्यू ये वाली कह दूंगा, अब x की वैल्यू 51 हो गई है। ठीक है, 51 कैसे हुई है ये मैं आपको फार्मूला लगा के दिखा देता हूँ। मैं कहूँगा x की वैल्यू इक्वल हो जाए जब x की वैल्यू को, यानी कि जब 512 को डिवाइड करवाएंगे 10 के साथ, जब 512 को, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी है 512 है, जब 512 को 10 से डिवाइड करवाए तो जो आंसर आएगा वो x को चला जाए, तो आंसर 51 आता है, 51 इसको आंसर चला जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास ये वाली स्टेटमेंट आ गई। अब देखें, अब ये जो बाकी चीज़ बचेगी ना, हम इसको एक और वेरिएबल का नाम देंगे और उसको r कहा गया है। ठीक है, देख लेते हैं यहाँ पे उन्होंने क्या कहा है, इसको उन्होंने r कहा है, इसको उन्होंने r कहा है, r। अब r की वैल्यू आ गई 2, r की वैल्यू 2 कैसे आई, तो देखें इसके लिए वो कहेगा कि r इक्वल आ जाएगा जब x की वैल्यू यानी कि 512 को, जब x की वैल्यू यानी कि 512 को अंदर रख के डिवाइड करवाया 10 से, तो रिमाइंडर आएगा। ठीक है, ये मॉडुलस ऑपरेटर रिमाइंडर होता है। तो जब 512 को 10 से तकसीम करवाया, जो रिमाइंडर बचा वो r का वैल्यू, जब 512 को 10 से तकसीम करवाया वो दोबारा x को चली जाए, यानी कि 51x को चलेगी। अब 51 को अंदर रखेंगे, ठीक है, 51 को अंदर रखेंगे और दोबारा 10 पे तकसीम करवाएंगे। ठीक है, अब दोबारा x की वैल्यू को अंदर रखा, x की वैल्यू को अंदर रख के 10 पे तकसीम करवाया, तो जो आंसर आएगा वो दोबारा x को चला जाए, यानी कि 10 5 बार 50, बाकी बचा 1। अब ये 1 वैल्यू जो है दोबारा x को चली जाएगी। ठीक है, ये जो ऊपर वाली वैल्यू होती है ये दोबारा x को चली गई, और नीचे वाली जो आंसर वैल्यू आई वो r को चली गई। क्यों, कैसे, क्योंकि मैंने दोबारा r को करवाया, x की वैल्यू अब ये थी, 51 को डिवाइड करें 10 से, जो रिमाइंडर बचेगा वो r को आ जाए, तो ये हमारे पास r की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, अब x की वैल्यू 5 है, 5 को अंदर रखेंगे, 5 को अंदर रख के 10 पे तकसीम करवाया, 10 0 बार 0, तो हमारे पास बाकी कितना बचा 5। अब r की वैल्यू ये वाली आ जाएगी, r की वैल्यू 5, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 0। ठीक है, तो लूप हमारा उस वक्त तक चलना है जब तक कि x की वैल्यू 0 नहीं आ जाती। ठीक है, तो ये देखें लूप हमारी कंडीशन लगी है जब x नॉट इक्वल टू 0 था, पहले x की वैल्यू 2 थी, कंडीशन ट्रू, फिर x की वैल्यू 1 हुई, कंडीशन ट्रू, फिर x की वैल्यू 5 हुई, कंडीशन ट्रू। अब x की वैल्यू 0 हो गई है तो 0 इक्वल टू 0 हो जाएगा, कंडीशन फॉल्स हो, लेकिन यहाँ तो लिखा गया है, यानी कि ये चीज़ तो गलत लिखी हुई है ना, 0 0 के इक्वल होता है, लेकिन ये लिखा हुआ है कि 0 0 के इक्वल नहीं है, तो ये कंडीशन तो फॉल्स है ना, तो कंडीशन फॉल्स है, ये कोई चीज़ नहीं चलेगी, और डिजिट्स का सम स्क्रीन पे शो हो जाएगा। कैसे सम शो होगा, तो हम यहाँ पे रखेंगे एक वेरिएबल सम, हम एक वेरिएबल सम रखेंगे, सम की वैल्यू होगी 0, फिर हम कहेंगे सम का आंसर इक्वल होगा सम प्लस आर, सम प्लस आर। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखें तो पहले सम की वैल्यू 0 थी और आर की वैल्यू कितनी थी, 2 थी, तो ये 2 आ जाएगा। फिर हमारे पास इस वैल्यू में मजीद आर, यानी कि दोबारा जब लूप घूम के आएगा ना तो आर फिर ऐड होगा, तो आर फिर 1 ऐड हो जाएगा, दोबारा लूप घूम के आएगा फिर आर की वैल्यू ऐड होगी, यानी कि 5 की वैल्यू, और दोबारा लूप नहीं घूमेगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो है x की वैल्यू 0 हो गई है, लूप हमारा ख़त्म हो जाएगा, तो ये डिजिट का सम 8 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि इस प्रोग्राम की समझ आई होगी। ठीक है, तो बिल्कुल यही यहाँ पे लिखा हुआ है, देखें। ठीक है, रेस करके दिखाता, रेस नहीं बल्कि इस तरह ही, चलें जी होता है रेस, तो देख लेते हैं हम। ठीक हो गया, चलें जी देखें।
अब सारा प्रोग्राम आप खुद कर सकते हैं। ये एक्स ले लिया, ए ले लिया। उन्होंने ए क्यों लिया है, आप ए ना भी ले, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ ये 512 यहाँ पे ए की वैल्यू दिखाने के लिए यूज़ किया। आप ना भी यूज़ करें खैर है, ठीक है, यहाँ पे ए यूज़ ना करें, यहाँ पे ना यूज़ करें, बस ये इस तरह काम चलाई जाए, ठीक हो गया। अगर आप कहते हैं कि नहीं मैंने ये एंड पे 512 भी शो दिखाना है तो फिर आप ए में रखवा लें, ठीक है, एक्स की वैल्यू। चलें जी, ये देखें नॉट इक्वल टू, जब तक ये उस वक्त तक लूप चला जाएगा। ये देखें आर जो है इसको, यानी कि ये रिमाइंडर की वैल्यू आ रही है आर में, यानी कि जो बाकी चीज़ बच रही थी, अगर वो आंसर ज़ीरो आ गया, अगर वो आंसर ज़ीरो आ गया, सम इज इक्वल टू सम प्लस एक्स, ये वाली चीज़ चला करें, ठीक है। और अगर नहीं आता तो इसमें आर प्लस हुआ करे, ठीक है ना, इसमें आर प्लस आर, यानी कि जो बाकी बचने वाली रिमाइंडर चीज़ है ना वो बार बार जमा हो जाए हो जाए हो जाए। तो ये इस तरह सारा प्रोग्राम जो है आप क्लियर कर लेंगे, ठीक हो। तो मैंने समझा दिया टेक्निक, तो ये आप लोग के लिए ईजी है, ठीक है। और ये मैंने एक्स की वैल्यू बार बार चेंज हो जा रही है, यानी कि जो ऊपर क्वोशंट आ रहा था ना वो एक्स की वैल्यू बार बार चली जा रही है, जहाँ से लूप दोबारा घूम के आया करेगा, कंडीशन चेक करेगा। अब 7 वाला प्रोग्राम क्या है, राइट ए प्रोग्राम दैट इनपुट नंबर फ्रॉम द यूजर एंड डिस्प्ले द फैक्टोरियल ऑफ दैट नंबर यूजिंग अ व्हाइल लूप। तो फैक्टोरियल वाला प्रोग्राम मैं आप पे छोड़ता हूँ, इजी है, मैं टेक्निक थोड़ी सी समझा देता हूँ, ठीक है, कि कैसे करना है। देखें टेक्निक देखिएगा, हमने एक प्रोग्राम लिखा था 1 2 3 4 5, ठीक है। ये किसकी वैल्यूज़ थी, ये n की वैल्यूज़ थी, n की वैल्यूज़ थी। तो n की वैल्यूज़ जो हैं, और मैंने एक सम ले लिया था, सम कौन सा, सम को मैंने 0 की वैल्यू दी थी, और फिर मैंने कहा था सम इज़ इक्वल टू सम प्लस ये n की वैल्यू आ गई थी, ठीक है। तो सम प्लस n की वैल्यू, ठीक है। पहले ये 0 प्लस 1, n की वैल्यू 1 थी, जब आगे वाली रेपिटेशन आएगी तो n की वैल्यू 2 हो जाएगी, और आगे वाली कीमत आएगी n की वैल्यू 3 ऐड हो जाएगी, इस आंसर में 4 आएगी, 4 ऐड हो जाएगी, 5 आएगी, 5 ऐड, यानी कि पहले इसमें 2 ऐड होगी, फिर इस वाली चीज़ में 3 ऐड होगा, फिर इस वाली, यानी कि इसका एक आंसर बन जाया करेगा ना ये वाला सम, ठीक है, आगे वाली रेपिटेशन में। तो ये इस तरह है, तो ये 5। अब ये देखें, अगर यही n की वैल्यूज़ है, क्या है, अगर यही n की वैल्यूज़ हैं और मैं कहूँ कि अब मैं प्रोडक्ट लेना चाहता हूँ, यहाँ पे सम किया था ना, अब मैं क्या करना चाहता हूँ, सिंपल प्रोडक्ट लेना चाहता हूँ, प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट के लिए मैं इसको पहले वैल्यू दे दूंगा 1, और मैं क्या कहूँगा, मैं कहूँगा प्रोडक्ट जो है ये इक्वल होगा, प्रोडक्ट इक्वल होगा किसके, प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय n, प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय n, प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय n। तो इसका मतलब क्या होगा, प्रोडक्ट की वैल्यू पहले कितनी थी, 1 थी, ठीक है, n की वैल्यू कितनी थी, 1 थी, ठीक है। और फिर n की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई, फिर n की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई, फिर n की वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई, फिर n की वैल्यू कितनी हो गई, 5 हो गई। तो ये देखें 5 से लेके पीछे 1 तक की मल्टीप्लिकेशन को ही तो हम 5 का फैक्टोरियल कहते हैं, ठीक है। तो अगर यूज़र ने 5 इंटर किया होगा तो ये सारी मल्टीप्लिकेशन इस तरह शो हो जाएगी, बिल्कुल सम की तरह है, ये प्रोडक्ट है, ठीक है। और यहाँ पे हम प्रोडक्ट की वैल्यू 1 क्यों रख रहे हैं, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है, किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करें वही आंसर आता है। और सम की एडिटिव आइडेंटिटी 0 होती है, किसी भी नंबर को 0 में ऐड करें यानी कि तो आंसर वही आता है, इसलिए हमने सम में 0 लिया और इसीलिए हमने मल्टीप्लिकेशन में 1 लिया है, ठीक है। अगर 6 का फैक्टोरियल n की वैल्यू हम 6 तक लेके चलेंगे तो फिर वो 6 आ जाएगी, ठीक है। तो ये देखें बिल्कुल वही यहाँ पे वही लिखा हुआ है। तो जहाँ पे मैंने आप लोग को समझाया है ना प्रोडक्ट, वहाँ पे f यूज़ किया गया है, ठीक है। यहाँ पे n की वैल्यू जो है वो 7 8 एक फ़िक्स नंबर करने के बजाय उन्होंने एक वेरिएबल ले लिया है और कहा है कि वो नंबर इनपुट कर दिया जाए, ठीक है। यानी कि हम यहाँ पे n की वैल्यू ले लेते थे ना, कोई अपने से 5 ले लेते थे, लेकिन वही वैल्यू अब वो यहाँ पर इस तरह इनपुट करवा रहा है। तो आसान सा प्रोग्राम, बल्कि इसको करके ही देख लेते हैं, ठीक है, ताकि हमें भी अच्छे तरीके से समझ आ सके, ठीक है। तो देखें देखें यहाँ पे इसको ही थोड़ा सा तब्दील करते हैं, n की वैल्यू इसे कह देते हैं, यहाँ पे f कह देते हैं, प्रोडक्ट कह देते हैं, प्रोडक्ट के लिए p कह देते हैं, ठीक है। तो प्रोडक्ट के लिए हम p कह देते हैं, n की वैल्यू में एक इजाफा होता जाए और यहाँ पे कुछ भी नज़र ना आए, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी नज़र ना आए, और हम कहते हैं कि उस वक्त तक हमें शो होता रहे जबकि वैल्यू छोटी रहे या इक्वल टू रहे किससे, एक वेरिएबल एक नंबर फैक्टोरियल वाले नंबर से, fn कह देते हैं फैक्टोरियल वाला नंबर, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पे पहले इनपुट देंगे फैक्टोरियल वाला नंबर, तो यहाँ पे हम पहले इनपुट देंगे फैक्टोरियल वाला नंबर, ठीक है। तो इनपुट द फैक्टोरियल नंबर, इनपुट द वैल्यू ऑफ फैक्टोरियल नंबर, ठीक है, ये हमने लिख दिया। और बाकी इनको डिक्लेयर भी करवाएंगे जो जो चीज़ें यूज़ की, n हो गया, एक p हो गया और एक fn हो गया, ठीक हो गया। और यहाँ पे हम फिर p की वैल्यू शो करवाएंगे, सी आउट में लिख देंगे
सी आउट में लिखेंगे हम फैक्टोरियल ऑफ द गिवन नंबर, फैक्टोरियल ऑफ द नंबर का फैक्टोरियल क्या आएगा, नंबर का फैक्टोरियल आएगा हमारे पास एफ एन की वैल्यू आएगी, किसकी, एफ एन की वैल्यू। तो ये देखे मैंने कंपाइल किया, ये देखे मैंने रन किया, तो वो नंबर पूछ रहा है कि 5, तो 5 फैक्टोरियल ऑफ द नंबर 5। अच्छा एफ एन नहीं, तो यहाँ पे मैं पी यूज़ कर रहा था, एफ एन आना चाहिए ना, एफ एन आना चाहिए, ठीक है, एफ एन आना चाहिए। अब देखें ये मैंने कंपाइल किया, ये मैं रन किया, ये मैं 5 इनपुट करने लगा हूँ 5, तो ये 5 का फैक्टोरियल बहुत ज़्यादा हो जाता है इस वजह से, तो हम कोई और प्लस नहीं, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन आएगी, ठीक है। तो अब एन की वैल्यू 1 से स्टार्ट हुआ करेगी और कहाँ तक जाएगी, एफ एन तक, ठीक हो गया। दोबारा मैं कंपाइल करूँगा, दोबारा मैं रन करूँगा, तो वैल्यू मैंने 3 पुट की, तो फैक्टोरियल ऑफ द नंबर ये आ रहा है। तो पहले एफ एन को वैल्यू 1 दूंगा, गार्बेज वैल्यू आ रही है ना, तो प्रोडक्ट वाली चीज़ हमने करवानी थी, तो यहाँ पे पी ही आएगा, जिस तरह सम आ रहा था ना, तो यहाँ पे पी ही आएगा, और पी को वैल्यू स्टार्टिंग वाली दी जाएगी 1, ताकि कोई गार्बेज वैल्यू ना आए, ठीक है, पी को 1। अब ठीक चलेगा, कंपाइल किया हमने, रन किया, तो अब मैंने 6 वैल्यू एंटर की, तो ये 6 का फैक्टोरियल 6 ही आ रहा है। क्यों, क्योंकि वैल्यू जो है हमारे पास आंसर यहाँ पे पी में कैलकुलेट हो रहा है ना, किस में, पी में कैलकुलेट हो रहा है, तो यहाँ पे हम पी लिखेंगे, क्या चीज़ लिखेंगे, पी, ठीक है। तो ये देखिए गलतियाँ भी आपके सामने ही हैं, जो आपके सामने गलतियाँ आएंगी वो मेरे से हो रही हैं, ठीक है। तो चलें जी, देखिए ये मैंने रन कर दिया। अब अगर मैं 4 इनपुट करूँगा अब ठीक आएगा आंसर, तो 4 का फैक्टोरियल 24, ठीक हो गया। दोबारा देखें कंपाइल किया, रन किया, अब सही चल रहा है, तो 6 जो है 720 होता है इसका फैक्टोरियल, ठीक है। ये मैंने कंपाइल किया, ये मैंने रन कर दिया। अगर मैं 23 लिखूँ, इसका फैक्टोरियल बहुत बड़ा होता है जो कि इंटीजर में नहीं स्टोर हुआ, इस वजह से उन्होंने 0 आंसर कर दिया। ये मैंने कंपाइल किया, ये मैं रन कर दिया। 10 का फैक्टोरियल कितना होता है, 24,320 होता है, ठीक है। तो ये देखें, और दोबारा समझ लें क्या हमने किया, ये मैं इसी तो वैसे ही शो करवाया है। यहाँ पे हमने n की वैल्यू ली जो कि 1 से स्टार्ट होगी, कहाँ तक जाएगी, एफ एन तक जाएगी, यानी कि वो वैल्यू बार बार मल्टीप्लाई होती जाएगी और आंसर एफ एन तक जाएगा, ठीक है। और उसका आंसर कहाँ स्टोर होगा, पी में स्टोर होगा, ठीक है, जिस तरह सम में। और ये हमने पी की वैल्यू दिखा दी, उम्मीद करता हूँ समझ आई होगी। नेक्स्ट अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोग्राम पे, ठीक है। ये प्रोग्राम वो इसको रहने दें, बड़ा है और वहाँ पे नहीं आता, हम जल्दी जल्दी अपनी वीडियो छोटी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रोग्राम नंबर 6.9 कर लेते हैं। इस सीरीज़ का हमें सम चाहिए, ठीक है, इस सीरीज़ का हमें सम चाहिए। तो इस सीरीज़ का सम करने के लिए देखें, एक हमने सी ले लिया, एक हमने आर ले लिया और एक क्लियर स्क्रीन लगा दी। अब सी की वैल्यू हमने 2 ली है, सी की वैल्यू हमने 2 की यूँ ली है क्योंकि इसमें 2 2 का इजाफा करेंगे। ये जो बटे में 2 लिखा हुआ है ना, बटे में 2, 2 जमा 2 4, 4 जमा 2 6, 6 जमा 2 8, और कहाँ तक जाएंगे हम, 100 तक जाएंगे, यानी कि 2 में 2 2 का इजाफा करते जाएंगे। सी की वैल्यू 2 से स्टार्ट किया और 2 2 का इजाफा करेंगे, तो ये देखें 2 2 का इजाफा होता जा रहा है, ठीक है। सी की वैल्यू हमने 2 किया और 2 2 का इजाफा, और ये वैल्यू कहाँ पे आ रही है, बटे के नीचे आ रही है। तो ये देखें 1 ओवर, पहले 2 आएगा, फिर 1 ओवर, जब 2 का इजाफा होगा 4 आ जाएगा, फिर 2 का इजाफा होगा 1 ओवर 6 आ जाएगा, इसी तरह 1 ओवर 8। ये चीज़ें ऐड होती जाएंगी, किस में ऐड होती जाएंगी, आर में। आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू कितनी है 1, आर की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी, ठीक है। और ये कब तक चले, उस वक्त तक चले जब तक कि सी की वैल्यू 100 या 100 से छोटी नहीं हो जाती, ठीक है। तो ये प्रोग्राम सादा सा है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, थोड़ा सा समझा देता हूँ अगेन। तो ये देखें, हमने सी की वैल्यू कितनी ले ली, हमने सी की वैल्यू 2.0 ले ली है और आर की वैल्यू हमने ले ली है 1। तो आर की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, आर प्लस 1 ओवर सी, ठीक है, 1 ओवर सी। और सी में 2 2 का इजाफा हो जा रहा है, ठीक है ना, सी में 2 2 का इजाफा हो जा रहा है। और लूप उस वक्त तक चले, लूप उस वक्त तक चले जब तक कि सी की वैल्यू यानी कि 2 जो है, यानी कि सी की वैल्यू जो है वो जब तक के छोटी या इक्वल टू रहे ना 100 से। तो इसका मतलब क्या है, मैं चला के दिखाता हूँ, और ये सारी बॉडी में आएगी, ठीक है। और यहाँ बाद में इस सी आउट में हम आर की वैल्यू स्क्रीन पे दिखा देंगे, ठीक है। सम जो है वो आर में आ जाएगा, सम किस में आएगा, सम हमारे पास आर में आ जाएगा, ठीक हो गया। तो इनको ऊपर डिक्लेयर कर लीजिएगा। इसका मतलब क्या है, देखिए आर की वैल्यू, आर एक वेरिएबल है, उसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी 1। आर की वैल्यू पहले कितनी है 1, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 1 ओवर सी।
सी की वैल्यू 1/2 है तो 1/2 आ जाएगा। और प्लस देखें तो अगली दफ़ा सी की वैल्यू में 2 का इजाफा होकर दोबारा इधर आ जाएगा। 2 का इजाफा सी की वैल्यू 4 छोटी है ना 100 से, तो 1/4 आ जाएगा अब, क्योंकि सी की वैल्यू 4 हो गई है। दोबारा इधर से आएगा, सी की वैल्यू 6 हो जाएगी, 6 छोटी है 100 से, ठीक है, तो 1/6 ऐड हो जाएगा आर की वैल्यू में दोबारा, ठीक है। तो इस तरह सोन कहाँ तक जाएगा, 100 तक जाएगा, 1/100। जब अगली दफ़ा चलेगा तो सी की वैल्यू 102 हो जाएगी, कितनी, अगली दफ़ा सी की वैल्यू 102 हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, लूप नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये सीरीज़ का सम भी आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट अगर हम प्रोग्राम की बात करें तो देखें, राइट प्रोग्राम, एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है जो कि एक पॉजिटिव नंबर इनपुट ले और डिस्प्ले करवाए स्क्रीन पे ऑल ऑड नंबर्स एंड ऑल इवन नंबर्स फ्राम 1 टू द नंबर एंटर्ड बाय द यूज़र, ठीक है। 1 से स्टार्टिंग करनी है और जो नंबर यूज़र एंटर करेगा तो वहाँ तक हमने लेके चलना है इसको, इवन सम और ऑड सम उन नंबर्स का हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए जी इसको स्टार्ट करते हैं। देखें कि एक उन्होंने n ले लिया जो कि यूज़र इनपुट करेगा, फ़र्ज़ किया हमने 10 इनपुट, यहाँ पे उन्होंने 9 इनपुट कर दिया, 9 नहीं, उन्होंने यहाँ पे 5 कर दिया, ठीक है, कि क्या इनपुट कर दिया, 5 कर दिया। अब 1 से 5 के दरमियान कौन कौन से नंबर आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 ये वाले नंबर आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने जितने भी इवन आए ऑड आए उनका सम मालूम करना है। तो सम मालूम करने के लिए देखें, ऑड का सम मैं इस वेरिएबल में रखूँगा, इवन का सम मैं इसमें, तो आपको बताया है सम के लिए मैं 0 वैल्यू इनपुट देता हूँ, ठीक है। अगर प्रोडक्ट होती तो 1 करता, ठीक है। तो देखें सी आउट में लिख दिया इंटर अ पॉजिटिव नंबर, तो वो पॉजिटिव नंबर 5 वैल्यू दी है, ठीक है, यानी कि ये इनपुट हो गई। अब कह रहा है कि जब तक कि n की वैल्यू बड़ी रहे या बराबर रहे 0 से, यानी कि ये छोटा होता 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 कहाँ तक जाएगा, 0 तक जाएगा और लूप ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। जब तक 0 तक जाएगा उस वक्त लूप ख़त्म हो जाएगा। अब पहला नंबर कौन सा है, 5 है, तो 5 इवन है या ऑड, ये इवन ऑड के लिए लगाई गई है। अगर 5 दो से पूरा पूरा तकसीम हो जाता है तो इवन में सम आएगा, अगर नहीं होता तो वो ऑड में सम आएगा। तो ऑड में ये 2 से पूरा पूरा तकसीम नहीं होता तो ऑड में सम आ जाएगा, ऑड सम जो है, ऑड सम उसमें 5 आ जाएगा। दोबारा वैल्यू कम हो गया, यानी कि वैल्यू 5 थी 4 हो जाएगी, 4 इवन सम है तो ये इवन सम में जाएगी वैल्यू कितनी, 4। इसी तरह लूप घूम के आएगा, लूप घूम के आएगा, वैल्यू हो जाएगी 3 जो है वो ऑड सम में आ जाएगी, फिर इफ़ एल्स लगी हुई है ना, एल्स वाला इसे ऑड में ले जाएगा 3। और इसी तरह आगे दोबारा लूप घूम के आएगा, वैल्यू होगी 2, तो 2 वाली वैल्यू जो है वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगी। इसी तरह लूप घूम के आएगा, 1 वैल्यू यहाँ पे स्टोर हो जाएगी। इसी तरह जब 0 वैल्यू होगी तो 0 वैल्यू जो है वो 1 वैल्यू यहाँ पे स्टोर हो जाएगी, 0 वैल्यू यहाँ पे दोबारा घूम के आएगा, वैल्यू नेगेटिव चला जाएगी, कंडीशन फॉल्स, ये सारा ख़त्म हो जाएगा। तो ऑड सम में देखें तो 5 और 3 8 और 1 9 स्टोर हो जाएगा ऑड सम में। तो ये देखें ऑड सम, सी आउट लगा दिया ऑड सम के लिए। और इवन सम में देखें 4 2 6, तो इवन सम में 6 आ जाएगा, एंडल न्यू लाइन, ठीक है। तो ये प्रोग्राम भी हो गया। नेक्स्ट देखें तो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, ये आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर कौन सा होता है, ऐसा नंबर जिसके डिजिट्स का क्यूब करें और दोबारा ऐड करें, आंसर दोबारा वही नंबर आता है 371। इसके अलावा एक और मैं नंबर बता देता हूँ 370, ये नंबर भी आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। देखिए 3 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब और प्लस 0 का क्यूब, दोबारा आंसर कितना आएगा, तो 3 3 बार 9 9 3 बार 27 जमा 7 का क्यूब 243 343, ठीक है। तो दोबारा और प्लस 0 का क्यूब 0 ही होता है, तो प्लस करके देखें तो ये आ जाएगा 7 0 आ जाएगा, और प्लस 4 1 5 6 7 370, ठीक है। ये आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर होते हैं। तो ये जादुई नंबर का, इसको मैंने मैजिकल नंबर्स का नाम दिया था, इसको मैजिकल नंबर्स भी कहा जाता है। इसके ऊपर मेरे वीडियो भी एक बनाई थी मैंने, ठीक है। तो ये आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। और चलें जी नेक्स्ट देखें, लाइट ऑफ होने वाली है तो जल्दी जल्दी इसको कर लेते हैं। थोड़े से प्रोग्राम है, वाइल लूप वाले करेंगे, उसके बाद बाकी देखे जाएंगे, ठीक है। तो इसमें देखें सबसे पहले हमने क्या करना है, तो अगर इसको हमने नील आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर जो है ये चेक करना है कि है कि नहीं, तो पहले मुझे लैदर डिजिट चाहिए, फिर उनका क्यूब चाहिए, ठीक है। तो देखें टेक्निक वही जो मैं समझा देता हूँ आपको, जो हम सबसे पहला प्रोग्राम करके आए थे, पहला नहीं दूसरा तीसरा था ये वाला, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे देखें तो ये जो मैं सम कर रहा था, तो बस ये अगर मैं 2 का क्यूब कर लूँ, 1 का क्यूब कर लूँ, 5 का क्यूब कर लूँ, ठीक है। तो जो भी आंसर आएगा वो मैं चेक करूँगा कि मेरे इस सबसे पहले वाले नंबर को, इसको मैं एक और वेरिएबल ए में रखवा लेता हूँ ना, तो फिर मैं चेक करूँगा कि ए के इक्वल है कि नहीं सम। अगर तो ए बराबर आ गया सम के, ठीक है, सम बराबर आ गया ए के, अगर बराबर आ गया तो मैं कहूँगा कि ये आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। और अगर नहीं आया तो फिर मैं एल्स में कंडीशन लगा दूंगा कि नहीं भाई ये आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर नहीं है।
वही प्रोग्राम सिर्फ। तो ये देखिए इसमें क्या किया गया है, वही सारा प्रोग्राम है, यही आप सारा प्रोग्राम लिख दें, ठीक है। आप सारा प्रोग्राम ये वाला ही लिख दें और सारी प्रोसेसिंग वही है, बस इसको पहले आप एक इक्वल कर लीजिएगा, इस वाली चीज़ को ना लूप से पहले एक इक्वल कर लें, यानी कि मैं इसमें ही चेंजिंग कर देता हूँ। कहाँ गया प्रोग्राम, वो वाला कौन सा था, ये फिक्टोरियल वाला आ गया, ये वाला था, ठीक है। इस पे चेंजिंग करते हैं। तो देखें तो पहले इसको क्लियर कर लो, इसको क्लियर, ठीक है। ये देखें क्लियर हो गया, देखें जी जल्दी जल्दी। यहाँ पे आप सिर्फ कंडीशन लगा दें, मिनट, हाँ यहाँ पे ये बिल्कुल ठीक लगा हुआ है। बस यहाँ पे आर मल्टीप्लाई बाय आर कर दे, आर स्टैटिक आर, ठीक है। तो ये 3 दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई होंगे ना, बस ये है। और इसका जो आंसर आएगा ना सम में, तो द सम ऑफ डिजिट इज़, ये लिख दें, ठीक है। द सम ऑफ क्यूब ऑफ डिजिट्स इज़, ठीक है, ये लिख दें। और बाद में यहाँ पे गेट सी एच, इस लाइन के बाद आपने कंडीशन लगानी है, इफ़ अगर वो ए नंबर के इक्वल आ गया है सम, ए नंबर के इक्वल आ गया है सम, तो आप यहाँ पे सी आउट पे नीचे लगा दें, सी आउट में नीचे लगा दें क्या, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, ठीक है। क्या लगाना है, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, और एल्स में लगा दें कि नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, ठीक है। तो वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। बाकी बस प्रोग्राम कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं कि जो बुक पे लिखा हुआ है हम वही करें। तो ये लीजिए, ये एट द एंड ये लगा दीजिएगा, ठीक है। उन्होंने नंबर का नाम दिया है, मैंने ए का नाम दिया था स्टार्टिंग में, ये देखे ना, उन्होंने एन को नम कह दिया तो हमने ए का नाम दे दिया था, वही प्रोग्राम है। अब और यहाँ हाँ ब्रैकेट इसकी लाजमी लगा लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑपरेटर प्रेसिडेंस भी ठीक है, लेकिन फिर भी लाजमी ब्रैकेट लगा लीजिएगा, ठीक है। अब ये देखें, वो कहता है कि राइट ए प्रोग्राम डैट इनपुट नंबर्स अंटिल यूज़र एंटर अ नेगेटिव नंबर, उस वक्त तक इनपुट हो ही जाए जब तक यूज़र कोई नेगेटिव नंबर ना इनपुट कर दे, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर, जब तक नंबर 0 से बड़ा है ये चीज़ चली जाए, जब नेगेटिव नंबर हो गया तो फिर ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ये चीज़ नहीं चलेगी, ठीक है। लग गई समझ कंडीशन कैसे लगाई है। और वो कह रहा है कि द प्रोग्राम कैलकुलेट द एवरेज मैक्स नंबर एंड मिनिमम नंबर, मैक्स नंबर के लिए हम पीछे वाले नंबर से कंपेयर करी जाएंगे, मिनिमम नंबर के लिए भी कंपेयर करी जाएंगे। जो छोटा नंबर हुआ करेगा वो मिन को चला जाएगा, जो बड़ा नंबर हुआ करेगा वो मैक्स को चला जाएगा, और एट द एंड जो सबसे बड़ा नंबर हुआ वो मैक्स को गया होगा और स्क्रीन पे मैक्सिमम शो हो जाएगा, जो सबसे छोटा नंबर होगा वो मिनिमम को गया होगा और मिनिमम में आ जाएगा। एवरेज फाइंड करनी है, तमाम नंबर्स को ऐड करके जितने नंबर ऑफ वैल्यूज हुई तो इससे डिवाइड कर देंगे। ये सारा प्रोग्राम आपके सामने लिखा हुआ है, ईजी कैलकुलेशन है, मैंने आपको समझा दिया, ये आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। अब मेरे पास टाइम कम है, और बाद में ये सी आउट बताया हुआ है कि ये चीज़ें जो है वो स्क्रीन पे दिखा दिया जाए, ठीक है। और अगर वो नंबर 0 के इक्वल हुआ तो हमने कहना है वो पॉजिटिव नंबर नहीं है, और ये लूप उस वक्त चलेगा जब नेगेटिव नंबर जो है वो 0 से बड़ा हुआ, ठीक है, वो गिरना लूप नहीं चलेगा। तो ये सारी चीज़ें अब देखें नेक्स्ट। ये वो कह रहा है कि राइट नंबर, एक नंबर ऐसा लिखें, एक सेंटेंस एंटर करें यूज़र, और कितने वर्ड्स हैं उसमें और कितने करैक्टर हैं उसमें। तो करैक्टर आपको पता है ना कि फ़र्ज़ किया मैं लिखता हूँ आई लव पाकिस्तान, ये देखें तो ये एक करैक्टर, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह करैक्टर गिनेगा। और वर्ड कितने हैं, 1 वर्ड, 2 वर्ड, 3 वर्ड, 4 वर्ड। उसे वर्ड का कैसे पता चलेगा, उसे वर्ड का उस वक्त चलेगा जब हम एक स्पेस लिखेंगे। ये देखें, अगर करैक्टर इक्वल हो गया स्पेस के तो फिर वो एक वर्ड को काउंट किया करेगा। ये काउंट वर्ड, ये वेरिएबल है, वेरिएबल के आगे प्लस प्लस लिखा है, इसका मतलब है उसमें एक इजाफा होगा। तो ये पहला वर्ड था, जब स्पेस आई ये कंडीशन ट्रू हुई तो एक और ऐड हो गई उसमें, ठीक है, एक और ऐड हो गया। देखिए दोबारा स्पेस आएगी तो ये वाला हो जाएगा, दोबारा स्पेस, ये दोबारा स्पेस, ये ठीक हो गया। इसी तरह अदरवाइज़ वो एक करैक्टर में इजाफा करी जाए तो ये जो वो इस खाली स्पेस को वो करैक्टर नहीं लेगा, इस खाली स्पेस को वो वर्ड के तौर पे लेगा। ये देखे ना, आई मैंने लिखा वो ये करैक्टर गिनेगा, बाद में स्पेस आ गई है तो स्पेस ये वाली दुरुस्त होगी तो एक वर्ड काउंट हो जाएगा। एल लिखूंगा तो पहले एक करैक्टर था, 2 हो जाएगा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक है, आगे ये स्पेस दूंगा तो ये एक वर्ड में चला जाएगा। तो इस तरह बाद में वर्ड में जितना भी आया हुआ इजाफा हुआ तो वो वर्ड्स आ जाएंगे, और जितना करैक्टर में हुआ वो करैक्टर्स आ जाएंगे, और एक माइनस कर दिया जाएगा क्योंकि एट द एंड वाला भी तो हमारे पास आएगा ना, यानी कि एंड पे भी तो हमारे पास एक कंडीशन चलेगी तो उसमें से माइनस कर दिया जाएगा। अब ये है कि स्टार्टिंग और एंडिंग नंबर एंटर करना है यूज़र ने, और आल डिस्प्ले द इवन नंबर, और तमाम इवन नंबर जो है वो डिस्प्ले करवाने हैं। ये मैं करवाता हूँ आपको प्रोग्राम। और ये क्या है, ये उस वक्त तक इनपुट दी जाए जब तक के
-1 ही हम पुट कर देते, ठीक हो गया। ये मैं करवाता हूँ। आगे फिबोनाची नंबर्स हैं और ये वाली सीक्वेंस है, चलें जी मैं करवाता हूँ। देखें जल्दी जल्दी, देखें जल्दी जल्दी इस वाले प्रोग्राम को देखें। यहाँ पर करते हैं। स्टार्टिंग नंबर को एस का नाम दे देते हैं, एंडिंग नंबर को एंड का नाम दे देते हैं। स्टार्टिंग नंबर को स्टार्ट का नाम दे देते हैं और एस का नाम दे देते हैं, एंडिंग नंबर को ई का नाम दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहले लिखूँगा सी आउट में लिख दूँगा मैं एंटर द एंडिंग नंबर, ठीक है। एंटर द स्टार्टिंग नंबर, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एस इज इक्वल टू, ठीक है। इतना ज़्यादा हमें लिखना है, तो ये मैंने लिख दिया। आगे ही मैं सीन लगा देते हैं, आगे भी लगा सकते हैं, ठीक है। ये स्टार्टिंग नंबर में इनपुट आ जाएगी। एंडिंग के लिए सी आउट में मैं लगा दूंगा, एंडिंग नंबर के लिए सी आउट में मैं लगा दूंगा एंडिंग नंबर, ठीक है। ये इनपुट करेगा तो इसकी कहाँ पे जाएगी, इसकी एंड में जाएगी, ठीक है। ये हमारे पास हो गया। अब एंडिंग नंबर से हमारा नंबर छोटा रहे, एक एन भी हमने लिखा है। स्टार्टिंग नंबर से स्टार्ट होगा, कहाँ से, स्टार्टिंग नंबर से स्टार्ट होगा, एंडिंग तक जाएगा, कहाँ तक, एंडिंग तक जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं लगाऊंगा कि अगर स्टार्टिंग नंबर को, यानी कि जिससे स्टार्टिंग नंबर में इजाफा हो रहा है, स्टार्टिंग नंबर अगर 2 से डिवाइड होता हुआ, यानी कि अगर जो हमारा नंबर है अगर वो हमारा जो नंबर है इसको 2 से डिवाइड करें, इसको 2 से डिवाइड करें और पूरा पूरा डिवाइड हो गया, कंडीशन लगानी है ना इस पर। अगर जो नंबर है हमारा वो 2 से डिवाइड हो गया, अगर स्टार्टिंग नंबर जो है वो इसका रिमाइंडर आ गया, जब 2 से इसे डिवाइड करवाएं तो इसका रिमाइंडर आ गया 0 के इक्वल, तो वो इवन नंबर होगा। इवन नंबर होगा तो स्क्रीन पे शो करवा दें, क्या स्क्रीन पे शो करवा दें इवन नंबर, बल्कि स्क्रीन पे शो नहीं करवाना, हमने इसका सम करना है। तो हम लिखेंगे सम इज़ इक्वल टू स्टार्टिंग नंबर, सम प्लस स्टार्टिंग नंबर, सम प्लस स्टार्टिंग नंबर, ठीक हो गया। और यहाँ पे एन में नहीं एस में इजाफा हुआ करेगा। और एट द एंड हम यहाँ पे क्या शो करवा देंगे, हम यहाँ पे सम की वैल्यू शो करवा देंगे, बल्कि नंबर की वैल्यू शो करवानी है हमने। तो पहले सम कर लेते हैं ना हम, ये भी एक प्रोग्राम, ठीक है। सम ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन, सम ऑफ इवन नंबर्स अगर देखें इसको कंपाइल करेंगे, एक एरर आ गई, कौन सी, वो कहता है कि सम जो है इसको आपने डिक्लेयर नहीं किया हुआ, तो इसको डिक्लेयर कर लेते हैं यहाँ पे सम इक्वल टू 0 के नाम से। ये मैंने कंपाइल कर दिया, ये मैंने रन कर दिया। फ़र्ज़ किया स्टार्टिंग नंबर मैं 2 देता हूँ, एंडिंग नंबर मैं 7 देता हूँ। तो ये देखें 2 से 7 के दरमियान जो भी इवन नंबर आएंगे ना उनका सम स्क्रीन पे शो हो जाएगा। अगर मैं कहता हूँ उनका सम नहीं, हमें वो नंबर स्क्रीन पे शो हो, तो फिर मैं यहाँ पे सी आउट लगा दूँगा, सी आउट मैं यहाँ पे लगा दूँगा वो नंबर्स। तो वो नंबर किसके इक्वल आएंगे, एन के, ठीक है ना, एन। और न्यू लाइन के लिए \n एंडल, ठीक है। और एन नहीं एस, स्टार्टिंग नंबर ये था ना, और फिर ये वाली लाइन नहीं चलेगी, ठीक है, क्योंकि सम मैंने डिक्लेयर ही नहीं करवाया। और यहाँ पे भी जो सम मैंने करवाया था ना वो नहीं चलेगा, ठीक हो गया। ये मैंने कंपाइल किया, ये मैंने रन कर दिया। तो 2 और 6 के दरमियान ये देखें 2 और 6 को इवन नंबर सारे आ गए। ये मैंने कंपाइल करवा दिया, ये मैंने रन करवा दिया। 2 से 11, तो ये देखें इनके दरमियान जो भी इवन नंबर वो शो हो रहे हैं, ठीक है ना। ये भी हमारा प्रोग्राम हो गया, ठीक है। और इसके अलावा ये वाला प्रोग्राम क्या था, जब तक कि -1 नहीं पुट कर देते वो हमसे नंबर मांगी जाए, ठीक है। तो ये देखें इसी प्रोग्राम को हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, ठीक है। देखें हम यहाँ पे n नाम दे देते हैं n, और इनपुट करवा देंगे n में, ठीक है। इनपुट किस में करवा देंगे, n में। ये कमेंट लगा देता हूँ, कमेंट का मतलब होता है ये लाइन, ठीक है। तो इसका मतलब होता है वो लाइन नहीं चलेगी, तो मैंने कमेंट लगा दिया। अब मैं कहता हूँ कि इसको n का नाम दे देते हैं कि n की वैल्यू दो हमें, किसकी, n की वैल्यू। और मैं ये इनपुट भी करवाऊंगा इसमें n में, जब तक कि n -1 के इक्वल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे लगाऊंगा n, जब तक अगर n नॉट इक्वल टू हो जाए -1 के, उस वक्त तक ये चीज़ चलती रहे। और ये मैं लगा दूंगा यहाँ पे, वो उस वक्त तक मुझसे इनपुट मांगी जाए। तो इसके लिए लिखेंगे हम इस तरह, क्या वो कही जाए एंटर अ नंबर, ठीक है, एंटर अ नंबर। और वो हमारे पास आ जाएगा, ये सी आउट में लगाएंगे, सी आउट में लगाएंगे ताकि ये मैसेज स्क्रीन पे शो हो, ठीक है, ताकि ये मैसेज स्क्रीन पे शो हो। और फिर सीन करवाएंगे किसमें, एन में ही, ठीक है। और फिर सी आउट करवा देंगे हम, फिर सी आउट करवा देंगे
गिवन नंबर इज़ नॉट गिवन नंबर नॉट -1, नंबर जो है वो -1 नहीं है, ठीक है। और फ़र्ज़ किया है हमने -1 इनपुट कर दिया है, तो फिर हम लिख देंगे यहाँ पे प्रोग्राम एंड, ठीक है, सी आउट में लगा देंगे प्रोग्राम एंड, ठीक है, प्रोग्राम एंड्स। ये लें जी, मैंने कंपाइल कर दिया। एक एरर आ गई, कौन सी, वो कहता है स्टेटमेंट मिसिंग। हाँ, यहाँ पे हम मिस कर रहे हैं इस स्टेटमेंट में सेमीकोलन, ठीक हो गया। ये मैंने कंपाइल कर दिया, ये मैंने रन कर दिया। नंबर कोई भी एंटर 2 किया, वो दोबारा एंटर नंबर 3 किया, वो कहता है एंटर। अब न्यू लाइन के लिए देखें ना, मैंने कोई और नंबर एंटर कर दिया जो कि नहीं था। ये लूप की इन्फिनिट लूप लग गया। वैसे आपको प्रोग्राम के बारे में समझ आ गई है ना, तो बस वहाँ पे न्यू लाइन वाला मैंने बनाना था। कौन सा, मैंने न्यू लाइन वाला बनाना था। ये देखे चली जा रहा है प्रोग्राम, ये देखे ना, चली जा रहा है। एंटर अ नंबर गिवन नॉट ए नंबर -1, ठीक, वो न्यू लाइन के लिए ही लगाना था मैंने। चलें जी, छोड़े। अब देखें, ये वाला प्रोग्राम भी हो गया कंप्लीट। इसमें फाइबोनाची नंबर्स हैं। फाइबोनाची नंबर्स क्या होते हैं ये मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ये मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नंबर होते हैं। पहला नंबर 0, फिर 1, फिर इन दोनों को प्लस किया तो आंसर आ गया दोबारा 1, फिर इन दोनों को ऐड किया आंसर आ गया 2, फिर इन दोनों को आंसर आ गया 3, इन दोनों को ऐड किया आंसर आ गया 5, इन दोनों को ऐड किया तो आंसर आ गया 8, इन दोनों को ऐड किया आंसर आ गया 13, इन दोनों को ऐड किया आंसर आ गया 21 नहीं आता, हाँ जी, इन दोनों को ऐड किया तो आंसर आ गया 3 और 1 4, 2 और 1 3, 34। ये इस तरह चलते जाते हैं। इनको कहते हैं फाइबोनाची सीक्वेंस, फाइबोनाची नंबर्स, ठीक है। अब हमने एक नंबर इनपुट किया जाएगा, फ़र्ज़ किया 13, तो हम ये सारे पीछे वाले फाइबोनाची नंबर्स लिखेंगे। ये भी हो सकता है। और या फिर हमें वो फ़र्ज़ किया कि 34 देगा, पूछ ले कि क्या ये फाइबोनाची नंबर है कि नहीं, ठीक है। इस तरह वो हमें दे सकता है। तो ये मैथ के रिलेटेड ज़्यादा है। जो मैथ के बच्चे हैं या जो कंप्यूटर के, वो देख लें अगर इस प्रोग्राम को करना है कि नहीं। एडवांस लेवल पे भी एक चीज़ बताते हैं ना, प्रोग्राम के बच्चों को समझ आ सके कि हाँ जी, प्रोग्रामिंग किसी ना किसी काम के लिए यूज़ होती है, ठीक है। तो फाइबोनाची नंबर्स ऐसे होते हैं कि पीछे वाली 2 सक्सेसिव टर्म को प्लस करें तो आगे वाले एक आंसर आता है, ठीक है। तो ये देखें, यही लिखा हुआ है। वो क्या कहते हैं, हाउ मैनी टर्म्स रिक्वायर्ड। देखें, वो कहता है राइट ए प्रोग्राम, एक ऐसा प्रोग्राम लिखें डैट इनपुट्स अ नंबर फ्रॉम द यूज़र, जो कि यूज़र से एक नंबर ले और डिस्प्ले करवाए n फाइबोनाची टर्म्स। यानी कि अगर उसने स्क्रीन पे 5 प्रिंट करवाया है ना, तो 1 2 3 4 5, तो फिर यहाँ तक आउटपुट आनी थी। यानी कि जितनी वो आंसर इनपुट करे ना, उतने ही नंबर स्क्रीन पे शो हुआ करे। तो चलिए समझ लेते हैं। एक हमने ए ले लिया, एक बी, और ए बी को मैं पहले ही वैल्यू दे दूंगा, ये पहली 2 टर्म, क्योंकि फाइबोनाची नंबर्स को चलाने के लिए पहली 2 टर्म्स का पता होना चाहिए। फिर पीछे इन 2 को प्लस कर दें, ये पहली 2 टर्म है ना, इन दोनों को ऐड करूंगा, आगे वाला आ जाएगा। फिर ये 2 टर्म्स, इनको ऐड करूंगा, ये वाला आ जाएगा, ठीक है ना, इस तरह। तो नेक्स्ट टर्म के लिए हम नेक्स्ट ले लेंगे, एक हम एन ले लेंगे जो कि इनपुट करवाएंगे कि हमने कहाँ तक कितनी टर्म्स दिखानी है, और एक काउंट करेंगे। काउंट क्या होगा, सही, एक काउंट कर देंगे, वो काउंट लूप हमारा चलाया करेगा, ठीक है। तो देखें, नेक्स्ट टर्म को लेके चलेगा, एन जो है वो बताएगा कितनी टर्म्स तक दिखाना है, काउंट हमारा लूप आगे लेके चलेगा, ए भी पहली 2 टर्म्स है, तो ये इनपुट हमने एन में करवा दी कि कितनी हमें टर्म चाहिए, ठीक है। ए पहली टर्म है, बी जो है दूसरी टर्म है, और फिर हमने क्या करवा दिया, काउंट में फाइबोनाची नंबर्स आर हमने स्क्रीन पे दिखाया, फाइबोनाची नंबर्स आर। ये देखें, ये स्क्रीन पे एक मैसेज शो हो गया, और इसके बाद हमने पहली 2 टर्म्स दिखा दी, यानी कि इनके लिए हमने ये काम कर दिया। ये वाला काम जो हमने किया है, ये वाला काम जो है वो इस इतने से काम के लिए है, यानी कि यहाँ पे हाईलाइट, ये इतना सा काम जो किया है ना, ये हमने ये वाला, ये इतना सा काम जो है ये इस लाइन ने किया है, ठीक है। अब काउंट को 2 की वैल्यू दे दी, तो क्योंकि काउंट हमारा लूप चलाने लगा है जब तक कि n से छोटा है। फ़र्ज़ किया मैंने 6 बताया है ना, तो लूप कहाँ तक चलेगा, 6 से छोटा रहेगा, यानी कि 5 तक चलेगा ना। तो वो हमारे पास टर्म्स कैसे आएंगी देखें। तो नेक्स्ट टर्म जो आएगी, पीछे वाली 2 टर्म्स को ऐड कर दें, यानी कि पीछे वाली 2 टर्म्स क्या थी, ए और बी थी ना, ए और बी को ऐड कर दिया, आगे वाली टर्म आ जाएगी, ठीक है। आगे वाली टर्म जो है वो स्क्रीन पे शो हो जाए और काउंट में एक इजाफा हो जाए। अब देखें, अब ए और बी की वैल्यू थी ना, ये वाली 0 और 1, अब एक और मेरे पास आंसर आ गया 1। अब मैं क्या करूँगा, इस बी को मिटा के इसको ए का नाम दे दूंगा और इस नेक्स्ट वाली को बी का नाम दे दूंगा, ठीक है। इस नेक्स्ट वाली को ए को, फिर आगे जो जब इन दोनों को a प्लस बी करूँगा आंसर आ जाएगा 2। तो फिर मैं इसको मिटा दूंगा, इसको ए का नाम दे दूंगा, इसको बी का नाम दे दूंगा, यानी कि रिप्लेस कर दूंगा ना वैल्यू, देखें। और फिर जब इन दोनों को ऐड करके मेरे पास a प्लस बी करूँगा आंसर आ जाएगा 3। फिर मैं इस ए को मिटा दूंगा, इस बी को ए का नाम दे दूंगा और इसको बी का नाम, इस तरह ये किया हुआ है उन्होंने। बी की वैल्यू ए को दे दी जाएगी,
ठीक है, बी की वैल्यू ए को और नेक्स्ट की वैल्यू जो है वो बी को चली जाया करेगी, नेक्स्ट की वैल्यू, और इन दोनों को ए प्लस बी प्लस किया जाएगा, हमेशा ए प्लस बी प्लस कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये देखें दोबारा ए प्लस बी हो जाया करेगा, देखें ना, अब ये बी की वैल्यू है ना, इस बी की वैल्यू को ए की वैल्यू दे दी गई और आगे वाली जो वैल्यू आएगी ना 5 नेक्स्ट की वैल्यू होगी, वो किसकी, नेक्स्ट की, और वो बी को दे दी जाएगी। तो ये हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। ये चीज़ चलती जाएगी कब तक, उस वक्त तक कि जब तक हमारे यहाँ गिवन नंबर जो हमने इनपुट किया उससे छोटा रहे। ठीक है, 5 6 से छोटा रहे उस वक्त तक चलती जाएगी। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 टर्म्स आ जाएंगे। क्यों छोटा रहे, क्यों हमने लिखा, क्यों, क्योंकि ये दो चीज़ें मिलके एक बनेगी ना। तो अगर देखें तो दो चीज़ें मिलके एक बनेगी, यानी कि अगर लिखा हुआ ना 0 1 1 2 3 5, तो छोटा रहे 6 का मतलब है कि पहली चीज़ ये है, दूसरी पे ये आया, तीसरी पे ये, चौथी पे ये, पांचवी पे ये। ठीक है, तो इसलिए हमने लेस देन 6 कहा, क्योंकि ये 5 दफ़ा ये काम हुआ है इस तरह। ठीक हो गया। अब ये देखिए आगे वाला प्रोग्राम यही है, वो कहता है कि एक नंबर है, इनपुट करे, वो देखे कि क्या ये फिबोनाची नंबर है कि नहीं। हमें पता है 0 तो 1 फिबोनाची नंबर्स है। ठीक है, 0 और 1 पहले दो नंबर्स का पता है ना, तो हम लगा देंगे कि अगर नंबर या 0 हुआ या 1 हुआ तो स्क्रीन पे शो हो जाए फिबोनाची नंबर। ठीक है ना, इसको कहते हैं आर ऑपरेटर। ये एक भी चीज़ दुरुस्त हुई तो सारा दुरुस्त हो जाएगा। अदरवाइज़ अगर या 0 या 1 नहीं है जो नंबर हमने इनपुट किया है, तो वो फिर दूसरा केस चलेगा। कौन सा, कि नेक्स्ट किसके इक्वल आ जाएगा, ए प्लस बी के, ए प्लस बी के। तो ये फिबोनाची दोबारा सीक्वेंस सारी लिखी जाए और नेक्स्ट में वैल्यूज़ आती जाएं। अगर वो वैल्यू जो फिबोनाची सीक्वेंस में आ रही हैं वो गिवन नंबर के इक्वल हो गई तो हम कहेंगे फिबोनाची नंबर है, अगर अदरवाइज़ नहीं है। देखें 8 है ना, 8 ना तो 0 है ना ही 1 है। ठीक है, तो ये केस तो यहाँ पे ख़त्म हो गया, ये नहीं चलेगा। फिर एल्स वाला केस चलेगा। एल्स वाला केस क्या करेगा, एल्स वाला केस कहेगा नेक्स्ट को वैल्यू मिल जाए ए प्लस 2 की, ये नेक्स्ट की वैल्यू आने लगी है 1, फिर नेक्स्ट की वैल्यू, ठीक है, ये नेक्स्ट वैल्यू कितनी आ गई 1। अब 1 छोटा है गिवन नंबर से, छोटा है ना, तो फिर इस नेक्स्ट में इजाफा होगा मजीद, तो आगे वाली टर्म आ जाएगी 2। दोबारा नेक्स्ट छोटा है एन से, आगे वाली टर्म आ जाएगी कितनी 3 आ जाएगी। फिर ये लूप चलेगा, फिर आंसर आ जाएगा 3 2 5। अब ये फिर नेक्स्ट एन से छोटा है, क्योंकि एन तो हमारा 8 था ना, तो फिर दोबारा चलेगा, फिर आ जाएगी वैल्यू 8। अब 8 छोटा नहीं है 8 से, तो ये वाली चीज़ ख़त्म हो गई, ये वाली चीज़ बस यहाँ तक ही हमारी सीक्वेंस लिख दी गई। किसके पास, कंप्यूटर के पास। अब क्या गिवन नंबर एन के इक्वल है, अगर है तो वो फिबोनाची नंबर होगा, अगर नहीं है तो वो फिबोनाची नंबर नहीं होगा। फ़र्ज़ किया हमने 9 इनपुट किया, फ़र्ज़ किया 7 इनपुट किया होता, तो फिर वो चेक करता है कि क्या नेक्स्ट जो है वो 7, यानी कि 7 जो है वो नेक्स्ट के इक्वल है। नेक्स्ट क्या है, फिबोनाची नंबर्स आ रहे हैं। ठीक है, तो नहीं था इक्वल, तो फिर ये हमारे पास ये नहीं था चलना, फिर ये चल जाना था। ठीक है, नीचे वाला चल जाना था। ठीक है, तो इस तरह अब नेक्स्ट हमारे पास डू वाइल लूप है। तो इस लेक्चर में हमने वाइल लूप के अकॉर्डिंग ही 17 प्रॉब्लम, 17 में से हमने 15 तो डिटेल से देखे हैं ना। किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन वाला लाजमी पूछेगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।